फाइनली प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान है। आप लोगों का डिमांड आ रहा था सिलेबस के बाद जल्दी से जो है चैप्टर 1 स्टार्ट कीजिए। तो अब आप लोगों की इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होती है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 होम साइंस के चैप्टर 1 की आगाज़ करने जा रहे हैं। अब आपको पता ही है कि आप इंटर में टोटल 5 विषय रखे हैं, 5 सब्जेक्ट रखे हैं। उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपका होम साइंस है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आप सिर्फ घर के बारे में पढ़ते हैं। घर में जो चीज़ आप करते हैं काम, उसी को वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिकल रूप में आप इसमें पढ़ते हैं। होम साइंस का मतलब क्या होता है? गृह विज्ञान, यानी घर का विज्ञान, घर का साइंस, यानी घर में जो काम काज करते हैं उसी को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन जिस ब्रांच में की जाती है, सोशल साइंस की या फिर विज्ञान की, उसी को हम लोग विज्ञान यानी गृह विज्ञान कहते हैं। और ये जो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 बहुत ही मज़ेदार है। आप अगर 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ा है, तो ये चैप्टर बिल्कुल ये आपके लिए आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अब प्यारे बच्चों, इससे पहले वाला सेशन की बात करें तो होम साइंस का सिलेबस कुछ और था, लेकिन सिलेबस हाल ही में बदल गया है और लेटेस्ट यानी नया जो सिलेबस लागू हुआ है उसी के अनुसार यहाँ आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ आपको चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा आपको उसी के अनुसार। इसलिए आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से ये चैप्टर की शुरुआत कीजिए और ये सब्जेक्ट को बहुत ही मज़े से पढ़िए। और ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। और चैप्टर 1 की फाइनली जो शुरुआत हो रही है, सर आपको बहुत अच्छी से पढ़ाएंगे। सर के जिम्मे में है ये सब्जेक्ट, जिम्मेदारी उनकी है और बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और आपको लगेगा कि क्लास में ही याद हो जाए। इसलिए आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरा ध्यान दे करके पूरी वीडियो को देखेंगे, हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। और सर इस तरह से आपको समझाएंगे ना, हम उस तरह से नहीं समझा पाएंगे। जिस तरह से सर आपको समझाएंगे, हमको लगता है कि हम उस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे आपको सामने। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए, यही याद हो जाएगा। और पूरी तरीके से सर आपको पूरा पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोगों को नोट भी करना है, सारा चीज़ कवर करते हुए चलना है। अच्छी तरीके से आप लोगों को एक तरफ से सीरियल बाय सीरियल चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलना है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा ये रहेगा, प्लीज़ ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसको आप लोग शेयर कर दीजिए। दिल लगा करके, मन लगा करके आप लोग ये चैप्टर को शेयर कर दीजिए, ताकि एक सभी बच्चे को ये क्लास मिल जाए। क्योंकि होम साइंस की तैयारी बेस्ट तरीके से इस बार हम आप लोगों को कराने वाले हैं। और सर के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं हम लोग मिल करके सारे सब्जेक्ट को आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज चलिए फाइनली क्लास की शुरुआत कीजिए, फिर हम अपनी बातों को यहीं से विराम देते हैं। हम अपने सब्जेक्ट के साथ आपके लाइव क्लास में मिलते हैं, तब सर आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो प्राचो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। मैं अलीन सर सफल एकेडमी के इस प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, सिलेबस का वीडियो डाल दिया था होम साइंस का, और आज का जो क्लास है क्या होम साइंस का, और उसमें होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो किया था होम साइंस का, उसमें क्या किया था, होम साइंस के सिलेबस को बताया था, है कि नहीं? आप सभी को पता होगा। जो होम साइंस का सिलेबस को नहीं जाने, होम साइंस का जो सिलेबस का वीडियो उसको नहीं देखें, आप सभी क्या करेंगे, होम साइंस का सिलेबस का वीडियो को देख लेंगे। आपको उसको देखने के लिए बेसिकली क्या करना है, नॉर्मल से आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाके आप क्या करेंगे, क्लास 12 होम साइंस फुल सिलेबस बाय सफल एकेडमी। ठीक है, इसको सर्च करके आपको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे, हम लोग का जो सफल एकेडमी का जो होम साइंस का सिलेबस का वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको क्या करना है, देख लेना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप किसी सब्जेक्ट का तैयारी करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके लिए क्या होता है, सिलेबस महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप सिलेबस को जाने बगैर किसी चीज़ का स्टडी नहीं करें, किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे नहीं बढ़े। यदि आप सिलेबस के साथ जुड़ के, सिलेबस को जान के, आप सिलेबस का अध्ययन करके आप क्या करेंगे, यदि आप विषय का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आज आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, हम लोग के सामने क्या, होम साइंस का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसका नाम ही क्या, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, है कि नहीं? गृह का मतलब होता है घर प्यारे बच्चों, और उस विज्ञान का मतलब होता है क्या, छानबीन यानी जांच पड़ताल, है कि नहीं? यानी घर की जो सारे काम होते हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से किया जाए, उसका प्रबंधन क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग इस सब्जेक्ट में जानेंगे, इस चैप्टर में बेसिकली कि बायोलॉजिकल चीजों को जानेंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर जो आपका होम साइंस का,
उन दोनों चैप्टर में हम लोग बेसिकली बायोलॉजिकल चीज को जानेंगे। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों क्या है वो शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतस्रावी प्रणाली। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों बेसिकली अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा क्या, चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर 1? और ये चैप्टर 1 किसका है प्यारे बच्चों? तो होम साइंस का है। ठीक है, किसका? होम साइंस का। इसका फर्स्ट चैप्टर प्यारे बच्चों आपका क्या? शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतस्रावी प्रणाली। ठीक है, यानी शरीर की जितनी जो क्रियाएं होती है, हम लोग के अंदर जो क्रियाएं होती है, हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो होता है प्यारे बच्चों हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्या ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो क्लास हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों क्या, आपका परिचय, यानी इस सब्जेक्ट का परिचय को जानेंगे। ये जो शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतस्रावी प्रणाली है, इनका क्या करेंगे, परिचय जानेंगे। यानी मनुष्य कितने तरह के कार्य करते हैं, है कि नहीं, मनुष्य के अंदर क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है मनुष्य का बॉडी। ठीक है, तो उस क्रिया को जानेंगे। बेसिकली बात करूं तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक क्रिया है, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, परिचय में जानेंगे। उसका बाद आपका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या, ग्रंथियां। क्या? ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग 7 से 8 ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, यानी 8 ग्रंथियों को जानेंगे। ठीक है, उन सभी ग्रंथियों को जानेंगे कि वो ग्रंथि कौन कौन सा है, उनका कार्य क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस सेकंड टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका बाद आपका आगे बात करें तो आपका अगला टॉपिक है वो क्या, हार्मोन्स। ठीक है, क्या है, हार्मोन्स। हम लोग क्या करेंगे इन सभी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि हम लोग जो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाया जाता है, उनका क्या कार्य है, वो कहां से निकलते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, यानी इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तीसरा नंबर टॉपिक्स में। ठीक है, लगभग हम लोग 9 से 10 हार्मोन्स को जानेंगे। ठीक है, वो सभी हार्मोन्स हम लोग के लिए क्या उपयोगी, हम सभी के बॉडी में, हम लोग सभी के क्या है शरीर में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे हार्मोन्स को अच्छे से जानेंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक आपको क्या होगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इस चैप्टर की जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट बिंदु, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो देख ले करो आज का जो इस क्लास है इसका टॉपिक कौन कौन सा, लगभग 4 टॉपिक्स है, इन सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्या करो जो आज का हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, होम साइंस। ठीक है, क्या, होम साइंस। ठीक है, होम साइंस, इसका इंग्लिश में प्यारा बच्चों क्या, होम साइंस, इसका हिंदी क्या होता है प्यारा बच्चों, गृह विज्ञान। क्या होता है, गृह विज्ञान। ठीक है, गृह विज्ञान। ठीक, करो जो बात करो बेसिकली गृह का, तो आप सभी जानते हैं जो गृह है, गृह का अर्थ क्या होता है, घर। क्या होता है, घर। और विज्ञान जो प्यारे बच्चों आपका, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी खोजबीन, जांच पड़ताल। ठीक है, यानी घर में जो जितने भी काम किए जाते हैं वो सिस्टमेटिक है कि नहीं, वो किस तरह का कार्य है, उसकी ढांचा क्या है कि नहीं, क्रमबद्ध तरीके से होता है कि नहीं, उसका प्रबंधन कैसा, उन सभी चीजों को क्या करेंगे वैज्ञानिक तरीके से हम लोग जानेंगे। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान यानी होम साइंस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है। ठीक है, क्योंकि इससे प्यारे बच्चों आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से यानी इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये चैप्टर जो कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, और बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही मजेदार चैप्टर है प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही मजा आने वाला, आप लोग को इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है क्लास। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों आप हम लोग क्या करते हैं एक एक करके अपनी चीजों को आगे देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या था प्यारे बच्चों आपका, यही था क्या, परिचय। सबसे पहले परिचय में प्यारे बच्चों आपका क्या, मानवीय क्रियाएं। ठीक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, यानी आदमी व्यक्ति जो एक्टिविटीज करते हैं रोज प्रतिदिन, क्या करते हैं जो एक्टिविटीज करते हो, जो क्रिया करते हो, क्रिया क्या होती है, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, कहता है प्यारे बच्चों कि मानव शरीर में हर समय, कब, हर समय अलग अलग क्रियाएं होती रहती है। कैसा, अलग अलग क्रियाएं होती रहती है, जिनमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। यानी मनुष्य में क्या होता है प्यारे बच्चों, हर समय अनेक यानी अलग अलग क्रियाएं होती रहती है, परंतु वह कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है, जिसमें से प्यारे बच्चों आपका पहला है क्या, ऐच्छिक क्रिया है। कौन सा, ऐच्छिक क्रिया है। उसका तो आपका सेकंड बात करें प्यारे बच्चों तो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, कौन सा, अनैच्छिक क्रिया है। अगर ऐच्छिक क्रिया की बात करूं प्यारे बच्चों, आपका जो ऐच्छिक क्रिया है, हमने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि ऐच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोग का इच्छा अनुसार होता है। जो क्रिया हम लोग की इच्छा अनुसार होता है, जिस पर हम लोग का नियंत्रण रहता है, वो क्या कहलाता है, ऐच्छिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, उसी तरह ठीक हम लोग बात करें अनिच्छिक क्रियाओं की, तो एक ऐसी क्रिया जिस पर हम लोग का नियंत्रण नहीं रहता है, वो सोते होते रहता है, जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, आंख मतलब पलक झपकना, है कि नहीं, सब क्या अनिच्छिक क्रिया।
क्या आप चाहते हैं क्या क्या मेरा क्या हृदय धड़के? आप नहीं चाहते हुए भी क्या करता है, हृदय धड़कता है। आप सो जाते हैं रात में, नींद में रहते हैं, गहरी नींद में, फिर भी क्या करता है, हृदय क्या करता है, अपना धड़कता है, वो पंपिंग करते रहता है कि नहीं? तो वो क्या होता है प्यारे बच्चों, अनिच्छिक क्रिया। यदि आप सोचेंगे कि नहीं वो हमारा इच्छा अनुसार है, हम चाहें तो उसको रोक दें, तो प्यारे बच्चों पता ही होगा आपको कि जब हृदय जब आपका हार्ट क्या हो, धड़क ना छोड़ दे, तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट पता है ना आप लोगों को, ठीक है? इसलिए वैसा नहीं सोचना, ठीक है? तो देख ले क्या होता है प्यारे बच्चों, मनुष्य में लगभग हमेशा अलग अलग कार्य होते हैं, क्रिया होती रहती है, जिसमें से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऐच्छिक क्रियाएं और आपका सेकंड होता है क्या, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि ऐच्छिक क्रिया होती क्या और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, ठीक है? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो आपका क्या प्यारे बच्चों, पहला फर्स्ट हम लोग क्या देखें, ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है? ऐच्छिक क्रिया कहता है कि वह क्रिया है जिसे व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, क्या अपनी इच्छा अनुसार करता है, जिस पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण रहता है। किसका? जिस पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। यानी ऐच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार करता है और उस पर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, ठीक है? जैसे खाना खाना, चलना या दौड़ना, पढ़ाई करना आदि, ये सब क्या प्यारे बच्चों, ऐच्छिक क्रिया है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये लोग क्या करते हैं, अपना खा रहे कुछ ना कुछ, ठीक है? ये लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं कि नहीं? अब देखिए इसका इच्छा कर रहा है कि हम खा भी रहे हैं, लेकिन खाने से पहले इससे बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, इससे बात कर लेता है कि नहीं? फिर ये क्या करता है, देखिए ये पहले बात ही करता है, फिर चाहेगा तो क्या करे, बात करते करते फिर वो मुंह में डाल दे, है कि नहीं? तो ये क्या अपना इच्छा अनुसार होता है कि नहीं? उसका तो देखिए ये क्या करता है, ये पढ़ रही है, ठीक है? यह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब क्या कर रहा है, ये चाहेगा तो बुक को बंद करके वो क्या करता है, रेस्ट भी कर सकता है, तो क्या ऐच्छिक क्रिया हुआ। और देखिए यहाँ एक धावक है जो क्या कर रहा है, अपना दौड़ रहा है, यानी रनिंग कर रहा है, ठीक है? ये दिख रहा होगा आपको, तो ये भी क्या एक ऐच्छिक क्रिया है। उसका जब मन करेगा कि नहीं भाई हमको थकान महसूस हो रहा है, हम क्या करें, उसको छोड़ दें, तो छोड़ भी सकता है कि नहीं? तो ये सभी क्या प्यारे बच्चों आपका ऐच्छिक क्रिया, ठीक है? आप लोग को याद होता होगा, है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी आसानी से, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, ये चीजें याद रखना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, दूसरा है क्या, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है? अनैच्छिक क्रियाएं हमने आप लोगों को पहले भी इन चीजों के बारे में बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। क्या प्यारे बच्चों, दूसरा में अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है? कहता है वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में क्या, बिना हमारी इच्छा, हमारी बिना इच्छा या नियंत्रण के, क्या नियंत्रण के क्या, स्वतः होती रहती है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है? उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। यानी अनैच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो हमारे इच्छा अनुसार, जो हमारे बिना इच्छा और नियंत्रण के वो स्वतः होते रहता है। जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, पलके झपकना, ये सभी क्या अनैच्छिक क्रिया है। आप नहीं चाहेंगे, आप सो जाएंगे, फिर भी आपका क्या होगा, हृदय धड़कते रहेगा, है कि नहीं? आप सोएंगे फिर भी आपकी सांस चलती रहेगी, आप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, चलता रहेगा। 24 घंटा ये काम क्या करता है प्यारे बच्चों, चलता रहता है कि नहीं? तो ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका अनैच्छिक क्रिया। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपके लिए इमेज लाया गया समझने के लिए। देखिए ये क्या आपका प्यारे बच्चों, हार्ट है, ठीक है? यानी हृदय है, ठीक है? ये जो आपको प्यारे बच्चों दिख रहा है इस तरह से, ये धड़कने का ही क्या करता है, रेशियो दिखाता है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका हृदय धड़कते रहता है हमेशा, यानी 24 घंटा, ठीक है? प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर क्यों ये धड़कता रहता है हमेशा, ये तो हम रोक भी सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब ये धड़कना छोड़ दे, क्या जब ये धड़कना छोड़ दे, तब क्या करेगा, दुनिया ही छोड़ देगा, है कि नहीं? तो आप लोगों को कभी ऐसा सोचना भी नहीं है कि हमारा जो हृदय है वो धड़कना छोड़ दे, है कि नहीं? कोई ऐसा चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका अनैच्छिक क्रिया है। अब दूसरा आपको देखिए, आपका दूसरा इमेज दिख रहा होगा, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका सांस लेना, ठीक है? ये देखिए क्या होता है, सांस लेना। ये क्या है, इनहेलेशन, ठीक है? एक्सहेलेशन, यानी ये सांस लेता है और ये क्या है, सांस छोड़ता है। प्यारे बच्चों जब हम लोग सांस लेते हो क्या फेफड़े में जाता है, और जब देखिए जब सांस लेता है फेफड़ा कितना साफ है कि नहीं, कितना स्वच्छ दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सांस छोड़ने का है इमेज, तो देखिए ये क्या होता है, थोड़ा लाल हो जाता है, ठीक है? यानी ये उतना स्वच्छ नहीं होता है, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय फिर सांस ले लेते हैं। तो ये क्रिया क्या होता है, 24 घंटा चलता रहता है कि नहीं? कोई चाहेगा क्या कि हमारी सांस रुक जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो चाह के भी, वो सोच के भी ऐसा नहीं चाह सकता है कि नहीं? तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, आपका अनैच्छिक क्रिया है। आपको याद रखना है इसी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें अच्छी से समझ में आ रही होगी, आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है? ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है। हो सकता है आपको बता दे प्यारे बच्चों, पूछे आपको 5 नंबर में कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, आप उसका वर्णन करें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसी तरह से वर्णन कर देना, ठीक है?
तो अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपने अगली चीज को देखते हैं। ठीक है, अब आ गया प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, अगला पॉइंट है उसका प्यारे बच्चों, अगला और लास्ट पॉइंट है क्रियाओं के बारे में, कि जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण विशेष रासायनिक पदार्थों, कौन सा, विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रिया है उसका नियंत्रण किसका होता है, विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। ठीक है, बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो ऐच्छिक क्रिया पर है उसमें शायद एक पॉइंट छूट गया होगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए ये आपका एक पॉइंट छूट गया। ठीक है, कहता है प्यारे बच्चों कि जो ये क्रियाएं हैं, कौन सा, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं बहुत तीव्र यानी तेज गति से होती है। जो ऐच्छिक क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग का परिचय समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, परिचय को जान रहे थे, इस विषय यानी इस चैप्टर का, हम लोग इस चैप्टर का परिचय को अच्छे से समझ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें अच्छी से समझ में आ रही है और आसानी से सरल भाषा में आप लोगों को बातें समझ में आ रही है, आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक बार जमकर इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। जो पहले बार चैनल में आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आइए आप लोग क्या करते हैं, बारी बारी से अपनी चीजों को देखते हैं। ठीक, अब हम लोग का प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है वो क्या है, ग्रंथि यानी ग्लैंड्स। क्या है, ग्रंथि यानी ग्लैंड्स। हम लोग ग्रंथि को देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आइए क्या कहता है, कहता है कि जो ग्रंथि है शरीर का वह विशेष उत्तक या अंग होता है। शरीर का क्या, वो विशेष उत्तक या अंग होता है जो शरीर में विशिष्ट रसायन, क्या विशिष्ट रसायन जैसे हार्मोन्स, एंजाइम या अन्य तरल पदार्थों का क्या करता है प्यारे बच्चों, आपका स्राव करता है। यानी जो ग्लैंड्स है वो क्या है प्यारे बच्चों आपका, कि ग्लैंड्स आपका क्या है, आपके शरीर का एक विशेष उत्तक या अंग होता है जो क्या करता है, विशेष पदार्थों जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ तरल पदार्थों का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है, यानी उसको निकालता है। वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपका ग्लैंड्स कहलाता है। बात करो ग्लैंड्स की प्यारे बच्चों, तो बेसिकली ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें से हम लोग मुख्य रूप से 7 प्रमुख ग्लैंड्स को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए इमेज लाया गया है और इसमें हम लोग जानेंगे इस इमेज के माध्यम से कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी ग्रंथि और उसकी स्थिति क्या है, वो किस जगह पर होता है। ठीक है, उन चीज को हम लोग देखते हैं इस चित्र के माध्यम से, यानी इस इमेज के माध्यम से। ठीक है, तो प्यारे जो आप लोगों को दिखता होगा सबसे पहले क्या, ये यहाँ एक फिगर दिखता होगा, यहाँ एरो का निशान है। ठीक है, वो प्यारे बच्चों आपका क्या, पिनियल ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, कौन सा, पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका बात करें यहाँ, ये क्या आपका थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, ये क्या आपका थायराइड ग्रंथि है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका बात करूं यहाँ, ठीक है, तो ये क्या आपका थाइमस ग्रंथि है, दिख रहा होगा। उसका क्या होता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि। देखो ये आपका क्या, दोनों गुर्दा के ऊपर में एक कैपनुमा, ठीक है, क्या है, कैपनुमा आपका क्या है, इस तरह से कैपनुमा आपका क्या है, दोनों गुर्दा के ऊपर, वो अधिवृक्क ग्रंथि है। कौन सा, अधिवृक्क ग्रंथि है। उसका क्या बच्चों, ये आपका दिख रहा होगा यहाँ, ये अग्न्याशय है। क्या है, अग्न्याशय। ठीक, उसके बाद बच्चों ये यहाँ एक पुरुष का क्या होता है, ये विरसन होता है। कौन सा, विरसन। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों स्त्री की बात करें तो स्त्री का यहाँ क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, देख लिया। तो इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों बेसिकली 8 ग्लैंड्स होते हैं यानी ग्रंथि होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग 7 ग्लैंड को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देख लिया कि जो ग्लैंड्स है उसकी स्थिति क्या, हम लोग उन सभी चीजों को देख लिए। ठीक है, उसका देखिए यहीं पे आपका क्या है, पिनियल ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद क्या प्यारे बच्चों आपका, इसी तरह से थाइमस ग्रंथि यहाँ है, मैंने थाइमस ग्रंथि यहाँ बता दिया। ठीक है, तो इन सभी ग्रंथियों का अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके सरल शब्दों में आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को स्थिति समझ में आ गई होगी कि कौन सा ग्लैंड्स यानी कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ठीक है, देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक, अब बात करूं प्यारे बच्चों ग्रंथियों की, तो कहता है कि जो ग्रंथियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होते हैं। क्या, ग्रंथियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितना, 2 प्रकार की होती है। एक आपका होता है प्यारे बच्चों क्या, बहिर्स्रावी ग्रंथि, और दूसरा आपका क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी बहाव के आधार पर, बहाव के अनुसार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, बहिर्स्रावी ग्रंथि, और दूसरा क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां प्रमुख रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका क्या, बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बारी बारी से उन दोनों ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले बहिर्स्रावी ग्रंथि को जानेंगे। ठीक है, कौन सा, बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि आपका कहता है प्यारे बच्चों
क्या है ये? बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहता है कि वे ग्रंथियां जो अपने स्रावित पदार्थों को, किसको? वे ग्रंथियां जो अपने स्रावित पदार्थों को एक नलिका के माध्यम से, किसका? नलिका के माध्यम से शरीर की सतह या किसी भी अंग में क्या करती है? भेजती है। इससे इनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, क्या? इनसे निकलने वाले पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। क्या? यानी ये जो प्यारा जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो ऐसी ग्रंथि है जो क्या करता है? ग्रंथि है जो अपने स्रावित पदार्थों को क्या करता है? अपने स्रावित पदार्थों को शरीर के सतह पर या किसी अंग पर क्या करते हैं? एक नलिका के माध्यम से पहुंचाती है। ठीक है, और इनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एंजाइम्स कहलाता है। जैसे लार ग्रंथि है कि नहीं? क्या? लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, उसके बाद क्या? जठर ग्रंथि, है कि नहीं? तो ये दिख रहा होगा आपको प्यारे बच्चे, लार ग्रंथि का क्या इमेज है आपका, और ये क्या? पसीना, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि का ऑप्शन है, यानी एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये पसीना दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को शायद सही से नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, ये धावक था, ये क्या कर रहा था? अपना रनिंग कर रहा था, यानी दौड़ रहा था, जिससे क्या हुआ कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या किया? पसीना को स्रावित कर दिया। तो वो क्या होगा? बहिर यानी बाहर, है कि नहीं? बहिर से क्या मतलब होता है? बाहर, यानी जो चीज बाहर, जो पदार्थ बाहर निकल जाए, जिससे यानी जो ग्लैंड अपने निकाले हुए स्रावित पदार्थों को बाहर निकाले, वो क्या कहलाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि कहलाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये पसीना बाहर निकल रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल किसका है? बहिस्रावी ग्रंथि का। ठीक इसी तरह से लार प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, कोई मतलब मान लीजिए आपके सामने क्या? अचार आ गया। ठीक है, क्या? अचार आ गया, तो निश्चित सी बात है कि प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? जो आपका जीभ है उसमें क्या होता है? पानी टपकने लगता है, तो क्या? लार निकलने लगता है कि नहीं? या आपके सामने कोई क्या एक अच्छा सा एकदम खाना लेके आ गया, ठीक है, इतना खुशबूदार कि आपके जीभ से क्या? पानी निकल रहा, पानी टपक रहा है, तो वो क्या? लार ग्रंथि है, वो क्या होता है? बाहर निकलता है कि अंदर? बाहर निकलता है ना। तो ये सब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि के क्या है? एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आगे की चीज को देखेंगे। ठीक, अब आगे प्यारे बच्चों आपका क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, हम लोग परे ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या किए? बहिस्रावी ग्रंथि को जान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड अंतःस्रावी ग्रंथि को देखेंगे, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि वे ग्रंथियां जो अपने स्रावित पदार्थों को, जो क्या? अपने स्रावित पदार्थों को, जैसे हार्मोन को सीधे किसमें? रक्त में छोड़ती है, जिसका अंगों से कोई संपर्क नहीं होता है, यानी इसका अंगों से क्या होता है? कोई संपर्क नहीं होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, ये ग्रंथियां नलिकाओं से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या? नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण आपका क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब है ये वह ग्रंथि है जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को क्या करता है? डायरेक्ट रक्त में छोड़ता है, यानी वो किसी नलिका के माध्यम से नहीं पहुंचता है। यानी जैसे हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि में क्या पढ़े कि वो अपने स्रावित पदार्थ को क्या करता है? नलिका के माध्यम से शरीर के सतह पर या किसी अंग में पहुंचाती है, और वो ग्रंथि क्या कहलाएगा? नलिका युक्त कहलाएगा, यानी वो नलिका के माध्यम से पहुंचाता है, तो वो क्या होगा? नलिका युक्त होगा। परंतु ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह क्या करता है? अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को किसी नलिका के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट रक्त में जाके छोड़ती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि भाई जो नलिका विहीन, निम्नलिखित में से कौन नलिका विहीन ग्रंथि है, तो आपका दो एग्जांपल ये भी रहेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, है कि नहीं, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर इस तरह से चार ऑप्शन रहेगा। तो आपको क्या ऑप्शन में, आपको कौन सा ऑप्शन में टिक लगाना है? जहां अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा प्यारे बच्चों, उसी पर टिक लगा देना, है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये वाला आपका जो दिख रहा है ना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, कौन सा? कि नलिका विहीन ग्रंथि कौन? यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या प्यारे बच्चों? आपका नलिका विहीन ग्रंथि है, जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथि वो क्या? नलिका युक्त ग्रंथि होता है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। जैसे यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का जैसे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, है कि नहीं, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो ग्रंथि है प्यारे बच्चों, ये कौन सा कहलाता है? ये आपका क्या कहलाएगा? एक मिनट, आपको जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? नलिका विहीन ग्रंथि होगा। ठीक है, ये क्या होगा? नलिका विहीन ग्रंथि, यानी जिसका जो नलिका के बगैर क्या करता है? होता है, यानी जिसका नलिका नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? नलिका विहीन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो क्या है? नलिका विहीन ग्रंथि है, जबकि आपका जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है प्यारे बच्चों, वो क्या? नलिका युक्त, यानी नलिकाओं के द्वारा, यानी उसमें नलिका की मतलब क्या होता है? उपस्थिति होती है।
ठीक है, तो वो क्या होगा, नलिका युक्त ग्रंथि होगा। कौन, बहिस्रावी ग्रंथि। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा, नलिका विहीन ग्रंथि होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब प्यारे बच्चों आपका दिख रहा होगा आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का ये क्या है, इमेज है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है, हम लोग देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में प्यारे बच्चों आपका क्या, पिनियल, पिनियल ग्रंथि है एक। दूसरा आपका क्या, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तीसरा आपका क्या, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, और इसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है बच्चों, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, आप बहुतों को, आप में से बहुतों को पता भी होगा इस चीज के बारे में, है कि नहीं। क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, उसका प्यारे बच्चों क्या है, थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि। ये जो आपका ग्रंथि है प्यारे बच्चों, ये क्या, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, उसका प्यारे बच्चों ये जो आपका क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि है। उसका बात करो इसकी प्यारे बच्चों, तो ये क्या आपका अग्न्यास है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसका प्यारे बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, ये जो आपका दोनों किडनी, दो किडनी होता है ना व्यक्ति का, मनुष्य का, उन दोनों किडनी के ऊपर एक कैपनुमा होता है। क्या होता है, कैपनुमा। ठीक है, ये कैपनुमा ही क्या ग्रंथि क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपका अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। और ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो पुरुष होता है ना, पुरुषों में ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, विरसन होता है, यानी नर्म है, क्या, विरसन होता है। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों जो स्त्री होते हैं, जो महिला होते हैं, उस स्त्री में क्या होता है, ये अंडाशय होता है। ठीक है, क्या, अंडाशय, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग देख ले इमेज के माध्यम से कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इमेज के माध्यम से हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक एक करके हम लोग जानेंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक, ये देखिए प्यारे बच्चों आपके सामने खुल के आ गया कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके प्रकार। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली बात करें प्यारे बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके 8 प्रकार होते हैं। कितना, 8 प्रकार होते हैं, परंतु इसमें प्रमुख 7 ग्रंथि होते हैं। हम लोग उन सभी 7 प्रमुख ग्रंथियों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बारी बारी से। कहता है प्यारे बच्चों आपका क्या, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रकार। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड आपका क्या, थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि। तीसरा आपका क्या, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियां, यानी जो अधिवृक्क ग्रंथि आपको दिखा दिया कि जो अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, दोनों किडनी के ऊपर क्या है, तो कैपनुमा ग्रंथि होता है, वो क्या कहलाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों आपका क्या, अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज, है कि नहीं। उसके बाद आपका अगला है प्यारे बच्चों क्या, पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद ठीक आगे है उसका थाइमस ग्रंथि। उसके बाद लास्ट आपका जो ग्रंथि होगा प्यारे बच्चों, क्या, पिनियल ग्रंथि। ये जो सभी ग्रंथि है प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे इसके बारे में एक एक करके कि इन ग्रंथियों के क्या कार्य है, इनकी स्थिति क्या है, कहाँ उपस्थित रहता है, इनके क्या कार्य है, इनसे इनकी कमी से कौन सा रोग होने वाला है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक करके इन सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके सामने क्या था, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। ठीक, क्या प्यारे बच्चों आपका पहला पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी इंपोर्टेंट पॉइंट यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो आइए क्या कहता है, कहता है कि यह यानी जो पीयूष ग्रंथि है मस्तिष्क के आधार भाग में, कहा, ये जो मस्तिष्क होता है ना हम लोग का दिमाग में, यहाँ मस्तिष्क के आधार भाग में हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है, मौजूद होती है, जो शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। क्या, जो शारीरिक विकास, हम लोग की जो व्यक्तियों की जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। यह ग्रंथि शरीर की अन्य यानी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है प्यारे बच्चों, नियंत्रित करती है। यानी ये जो पीयूष ग्रंथि है शरीर के जो अन्य ग्रंथियां उसको क्या करता है, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। कौन, ये पीयूष ग्रंथि। इसलिए प्यारे बच्चों इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, हमने पहले भी आप लोगों को बताया। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसको क्यों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इस ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये पीयूष ग्रंथि का इमेज है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पीयूष ग्रंथि। देखिए आपका पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका मस्तिष्क के क्या होता है, आधार भाग में उपस्थित रहता है। और ये क्या है, देखिए इसका कई मतलब ये हाइपोथैलेमस, देखिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, तो ये क्या, ये हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे होता है, तो क्या यही है कि नहीं। तो ये क्या आपका प्यारे बच्चों, पिट्यूटरी
ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, ये देखिए, ठीक है, यहाँ दिखाया होगा, ये क्या पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो आपको स्थिति पता होगा, क्योंकि जब आप इमेज के माध्यम से चीजों को देखते हैं तो आपका क्या, आपका जो मस्तिष्क है उसमें क्या है, चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाती है, ठीक है, और वो अधिक समय तक याद रहता है। तो आपको अगर प्यारे बच्चों पूछा जाए कि जो पीयूष ग्रंथि वो कहाँ रहता है, तो आपको क्या बोलना, मस्तिष्क के जो आधारीय भाग है, और ये जो आपके सामने दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस, इसके जस्ट क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। तो अब आगे प्यारे बच्चों क्या, पीयूष ग्रंथि के कार्य, यानी जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसके क्या कार्य है, उनके कार्यों को देख लेते हैं। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया, जितना भी हम लोग ग्रंथियां देखे, 7 ग्रंथियां, उन सभी ग्रंथियों के बारे में जान के वो ग्रंथि होता क्या है, उसका पोजीशन यानी उसकी स्थिति कहाँ, यानी वो कहाँ उपस्थित है, और उनके कार्य क्या है, ठीक है। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सरल शब्दों में, आसान भाषा में एक एक करके बहुत ही एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अब क्या आगे हम लोग का प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि के कार्य, क्या पीयूष ग्रंथि के कार्य। तो सबसे पहला कार्य है इसका प्यारे बच्चों आपके सामने, कि शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, यानी ये जो पीयूष ग्रंथि है वो शरीर की जो वृद्धि होती है और उसकी विकास है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका कहने का मतलब यह प्यारे बच्चों, मान लिए आप सोचेंगे सर क्यों नियंत्रित क्यों करता है, भाई कहने का मतलब है कोई क्या करे, विकास उसके शरीर में वृद्धि होते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है, तो क्या भाई वो 10 फुट का हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो उसको क्या नियंत्रित करेगा, तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, यही काम करेगा पीयूष ग्रंथि करेगा, ठीक है। उसका क्या प्यारे बच्चों दूसरा काम है, दूसरा कार्य आपका क्या, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना, यानी ये जो आपका थायराइड ग्रंथि यहाँ होता है ना, आपको दिखाया चित्र के माध्यम से, ये जो थायराइड ग्रंथि है उसको क्या करना, सक्रिय करना, उसको एक्टिव करना, ठीक है। उसका अगला कार्य है, कहता है कि यौन विकास और प्रजनन को नियंत्रित करना, यानी जो यौन विकास होता है आदमी के अंदर, उन यौन विकासों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और क्या करता है, प्रजनन को क्या करता है प्यारे बच्चों, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब आगे कहता है प्यारे बच्चों, अगला काम है इसका, अगला कार्य है स्तनों में दूध उत्पादन को बढ़ाना, यानी जो स्त्री होती है यानी महिला होती है, जब वो बच्चा को जन्म देता है उसके बाद उसके स्तन में दूध को क्या करता है, उत्पादन कर, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देता है कि नहीं। अब याद, अब एक चीज इमेजिन कीजिए प्यारे बच्चों, यदि कोई महिला ने क्या किया, बच्चा को जन्म दिया, और यदि उसके स्तन में दूध का उत्पादन नहीं होगा, तो क्या वो बच्चा किस तरह से अपना मतलब ये करेगा, भोजन लेगा, है कि नहीं। अब उसको तो आप चावल खिला नहीं सकते हैं, रोटी खिला नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो उन बच्चों का, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसका सबसे प्राथमिक जो भोजन होता है वो क्या होता है, जो माँ की जो स्तन से दूध निकलता है वही ना होता है। तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों, ये जो पीयूष ग्रंथि है स्तनों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है, ठीक है, कौन, ये पीयूष ग्रंथि। उसका प्यारे बच्चों आपका लास्ट कार्य है इसका क्या, कि जल संतुलन और रक्तचाप, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बीपी, ठीक है, उसको भी बनाए रखता है। यानी जब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसका काम है, यदि किसी का बीपी हाई हो जाए तो उसको मेंटेन करके नीचे लाना, यदि किसी का ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो हो जाए तो उसको क्या करता है, ऊपर करके उसको मेंटेन करता है, उसको संतुलित करता है, कौन, यही आपका पीयूष ग्रंथि। इन सभी, इतने सभी, ये सभी जो कार्य प्यारे बच्चों वो किसका है, ये पीयूष ग्रंथि का है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा ये क्या, नोट, ठीक है, क्या नोट दिख रहा होगा। आइए देखते हैं हम लोग के नोट क्या कहता है, क्या ये नोट, ठीक है, कहता है प्यारे बच्चों, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, या किसका आकार, ये जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधारीय भाग में होता है, तो इसका आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, मटर के दाने के समान होता है, यानी मटर के जो दाना होता है ना, आप लोग मटर का दाना देखे होंगे, उसके दाने के बराबर होता है, ठीक। उसका प्यारे आगे कहता है कि जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको ये क्या कहा जाता है बच्चों, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी ये दो इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। कौन, एक तो आपको बोल सकता है कि भाई आपका जो पीयूष ग्रंथि है उसका आकार किस तरह से होता है, तो आपको क्या बोलना है कि मटर के दाने के बराबर होता है। उसका तो आपको यदि बोले, आपका क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपको क्या कहना है, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। अब आ गया प्यारे बच्चों आपका क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित रोग, यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे संबंधित कौन कौन से रोग है, उन सभी रोग को जान लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित रोग, कहता है प्यारे बच्चों कि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जाइगेंटिज्म और एक्रोमीगैली रोग होता है। यानी यदि आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता होगी, यानी आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, तो उससे कौन सा रोग होगा प्यारे बच्चों, आपका
जाइगेंटिज्म और एक्रोमीगैली रोग होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है प्यारे बच्चों, ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो सकता है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो कम भी तो हो सकता है, तो ज्यादा से कौन सा होगा, ये तो रोग होगा। परंतु अब कहता है ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म, कौन सा, ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, यदि आपको पूछ ले प्यारे बच्चों कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या बोलना है, ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब आगे प्यारे बच्चों आपका क्या, एडीएच, एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सा, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। यानी जो एडीएच की जो कमी होता है, एडीएच जो होता है उसकी कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए प्यारे बच्चों, हम लोग पहले ग्लैंड यानी पहला ग्रंथि को देख लिए, उसका हम लोग वो ग्रंथि होता क्या उसको देख लिए, उसकी स्थिति क्या है उसको देख लिए, और उसका कार्य क्या, उन कार्यों को भी देख लिया, और उनसे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं उन सभी रोगों को भी हम लोग क्या किए, बारी बारी से देख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अपने अगले ग्रंथि को देखेंगे। ठीक, अब हम लोग का अगला ग्रंथि प्यारे बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा, वो क्या, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, कौन सा, थायराइड ग्रंथि। देखते हैं क्या कहता है, थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। कहता है यह ग्रंथि गर्दन के सामने, कौन सा, ये जो गर्दन है आपका, गर्दन के सामने स्वर यंत्र, स्वर यंत्र होता है ना, जिससे हम लोग क्या होता है, जिससे हम लोग का आवाज निकलता है कि नहीं, तो ये क्या, स्वर यंत्र के नीचे और ट्रेकिया के सामने स्थित होता है। यानी यह जो थायराइड ग्रंथि है, तो ये क्या, गर्दन के ठीक सामने, स्वर यंत्र के नीचे, और जो ट्रेकिया है उसके जस्ट क्या होता है, सामने स्थित होती है, जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो हम लोग की जो शारीरिक क्रिया है, फिजिकल जो एक्टिविटीज है, उन सभी एक्टिविटीज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन, ये थायराइड ग्रंथि। ये देखिए आपके सामने इमेज दिख रहा होगा, ये आपका क्या, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या प्यारे बच्चों, थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थायराइड ग्रंथि के कार्य को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों आपके सामने क्या नोट दिख रहा होगा, को क्या, नोट। तो आइए देखते हैं क्या है नोट में। नोट में कहता है प्यारे बच्चों आपका कि जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन का क्या करता है, श्रावण करता है। ये जो थायराइड ग्रंथि वो किसका, थायरोक्सिन नामक हार्मोन। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया जो ग्रंथियां वो क्या करता है प्यारे बच्चों, मतलब हार्मोन को स्रावित करता है, एंजाइम्स का श्रावण करता है, यानी तरल पदार्थों का श्रावण करता है। ठीक है, तो आपका जो थायराइड ग्रंथि वो क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का श्रावण करता है। ठीक है, उसका प्यारे बच्चों आपका दूसरा कहता है कि आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या, घेंगा रोग। यदि आपके अंदर यानी आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला कहता है, अगला पॉइंट है आयोडीन की, यानी आयोडीन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। यानी हम लोग की जो शरीर की में वृद्धि होती है, यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो उससे आपके शरीर की वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, ये सभी क्या था, नोट में पॉइंट है, और ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको क्या किया गया है, नोट में ले लिया गया। ठीक है, ये सभी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, परंतु कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको क्या, नोट के अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नोट वाला पॉइंट को याद रखेंगे बाकी को भूल जाएंगे, ऐसा आपको क्या करना है, नहीं करना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। अब आगे हम लोग का क्या, थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या है, थायराइड ग्रंथि के कार्य। आइए देखते हैं क्या इसका क्या कार्य है। सबसे पहला कार्य इसका क्या, कि शरीर के तापमान को, किसको, तापमान को नियंत्रित करना। यदि आपके शरीर का तापमान ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने का काम क्या है, इस थायराइड ग्रंथि का। यदि आपका शरीर का तापमान कम हो गया यानी घट गया है तो उसको फिर ज्यादा करके इसको संतुलित यानी नियंत्रण में लाने का काम किसका प्यारे बच्चों, इसी थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका दूसरा कार्य क्या, कि मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को नियंत्रित करना। यानी इसका कहने का मतलब, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जिन खाद्य पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं उसको ऊर्जा में बदलना, यही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी नियंत्रित करना किसका कार्य है, ये थायराइड ग्रंथि का है। ठीक है, अब आगे अगला कार्य इसका प्यारे बच्चों क्या, कि जो हृदय की गति है, यानी हृदय की जो धड़कता है, ठीक है, तो इसकी गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, थायराइड ग्रंथि। देख रहे हैं ना, आपका जो हृदय का धड़कन होता है, आप देखते होंगे कभी कभी आपका क्या होता है, आपका हृदय क्या होता है, तेजी से धड़कने लगता है कि नहीं। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप क्या कीजिए, ज्यादा मतलब दौड़िए, है कि नहीं, रनिंग कीजिए अच्छे से।
जब आप ज्यादा खूब रनिंग कीजिएगा, उसके बाद जस्ट रुकिएगा, तो आप देखिएगा, पाइएगा उसमें कि आपका जो हृदय तेजी से धड़कने लगता है। तो क्या उस तरह से तेजी से हमेशा धड़कते रहता है क्या? नहीं ना, वो फिर स्थिर होता है ना, वो कम भी हो जाता है। तो यही वो काम किसका प्यार होता है? इस थायराइड ग्रंथि का, कि यदि जब आपका हृदय क्या तेज धड़कने लगे तो उसको संतुलित कौन करता है? ये थायराइड ग्रंथि करता है। ठीक है, उसके बाद आपका बात करूं अगला कार्य, तो ये करता है क्या? हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देना। यानी जो हमारे शरीर में जो हड्डी है और मांसपेशियां यानी जो गोश्त हैं, इनके विकास को बढ़ावा देता कौन? ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसका अगला और लास्ट इसका कार्य है इसमें क्या कि थायरोक्सिन स्राव को नियंत्रण में रखना। यानी हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्रंथि, जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं, उसके स्राव को यानी उसके निकलने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता कौन? ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों कि ये क्या है? आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है। कौन सा? होम साइंस। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो होम साइंस है प्यारे बच्चों, है कि नहीं? कौन सा? होम साइंस। ये क्या? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कौन सा? प्रैक्टिकल वाला विषय। ठीक है, प्रैक्टिकल आप सभी जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या किया, सिलेबस के वीडियो में सारी चीजें बता दिया। ठीक है, यदि कोई बच्चा आपका सिलेबस का वीडियो नहीं देखे मेरा, तो आप क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा कि क्लास 12 होम साइंस फुल सिलेबस बाय सफल एकेडमी। आप बाय सफल एकेडमी लगाना नहीं भूलें। यदि आप सफल एकेडमी नहीं लगाएंगे तो फिर आपको मेरा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट में सफल एकेडमी लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम लोग का जो होम साइंस का जो सिलेबस है उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि सिलेबस का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि ये क्या है, एक प्रैक्टिकल वाला विषय है, जिसमें से आप लोग क्या करेंगे, जो 30 मार्क्स होगा आपका, कितना? 30 मार्क्स, वो आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, ये 30 मार्क्स आपका क्या होगा, आपका जहां नामांकन है, जहां एडमिशन है, उस स्कूल और कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। अब ये 30 नंबर आपको उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उस कॉलेज में यानी उस स्कूल में किस तरह से व्यवहार कर रखा है, आपकी जो क्या कहता है कि वैल्यू कैसा है उन सभी के सामने, आपका हेडमास्टर से किस तरह से संपर्क है, आपका क्लास टीचर से किस तरह से संपर्क है, उन सभी चीजों को फैक्टर माना जाता है। और आपका परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में, उन सभी को देखते हुए आप क्या करेंगे, आपको ये 30 नंबर मिलेगा। परंतु आपका जो 70 मार्क्स है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यही 70 मार्क्स का क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इस 30 सब्जेक्ट, इस 30 नंबर का तो हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, परंतु ये जो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम होगा, इसमें आपको 60 नंबर प्लस मार्क्स लाना होगा। और आप वो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, यदि आप मेरी बातों पर, मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आसान है इसको लाना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीजों को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या किए, अपना थायराइड ग्रंथि के कार्य को जान लिए। ठीक है, क्या किए, थायराइड जो ग्रंथि है उनके कार्य को देख लिए। अब हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग का क्या प्यारे बच्चों, आपका अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियां। ठीक है, क्या है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। हमने आपको पहले ही बताया कि जो अधिवृक्क होता है क्या, वो ग्रंथि होता है क्या। ये जो हम लोग के दो किडनी होते हैं, उन दोनों किडनी के ऊपर कैपनुमा आकार का क्या होता है, एक ग्रंथि होता है, उसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। तो हम लोग का तीसरा ग्रंथि कौन सा है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो आइए क्या कहता है, कहता है कि यह एक महत्वपूर्ण अंतस्रावी ग्रंथि है। ये सभी कौन चीज का, हम लोग कौन ग्रंथि का प्रकार पढ़ रहे हैं, याद रखना, अंतस्रावी ग्रंथि का प्रकार को जान रहे हैं। ठीक है, तो कहता है जो अधिवृक्क है एक महत्वपूर्ण अंतस्रावी ग्रंथि है, जो दोनों गुर्दे, कौन सा, पहले ही आपको होता है, जो दोनों गुर्दे होते हैं, उन दोनों गुर्दे के ऊपरी भाग में स्थित होती है। उन दोनों गुर्दे के ऊपरी भाग में कैपनुमा आकार में क्या होता है, स्थित होता है। आगे कहता है कि यह तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है। यानी यह जो अधिवृक्क है, जब कोई तनावपूर्ण स्थिति आता है उसमें निर्णय लेने की प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया, तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तुरंत वो एक्टिव हो जाता है। मान ले आपकी हाथ कोई गर्म ताबे में रख गया, आपका उंगली पड़ गया, तो वो आपका क्या करेगा, त्वरित निर्णय लेगा कि आप वहां से हाथ उठाइए, है कि नहीं, वहां से हाथ हटा दीजिए, खींच लीजिए। तो ये कार्य कौन करता है प्यारे बच्चों, आपका यही अधिवृक्क ग्लैंड करता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, इन चीजों से क्या होता है, व्यक्ति को सोचने और तनाव से मुक्त होने में, लड़ने में तनाव से क्या होता है, मदद मिलती है। अब आगे कहता है प्यारे बच्चों आपका कि जो प्रत्येक ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, आपको ये दोनों चीज याद रखना है। तो प्रत्येक जो ग्रंथि होता है, जितने भी ग्रंथि होता है, उन सभी ग्रंथियों के जो बाहरी भाग होते हैं
वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कॉर्टेक्स कहलाता है। और आपका जो आंतरिक भाग होता है, जो अंदर का भाग होता है, वो क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। क्या, मेड्यूला कहलाता है। इन दोनों चीजों को भी आपको क्या करना है, याद रखना। यदि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि जो ग्रंथियां होता है उसके बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। क्या, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, और आपका जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका तो उसको मेड्यूला कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, एक बार जंप पर फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जो चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए क्या किए, एक चित्र यानी इमेज लेके आए हैं, किसका, अधिवृक्क ग्रंथि का। ठीक है, हमने पहले आपको बताया, परंतु अब हम क्या करते हैं, एक चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा, ये क्या है, आपका किडनी है। हम लोग का 2 किडनी होता है मनुष्य के अंदर, है कि नहीं। ये क्या, आपका किडनी दिख रहा होगा। ठीक है, ये 2 किडनी है, और देख रहे हैं ये तो दोनों किडनी के ऊपर देखिए, ये कैपनुमा आकार का है कि नहीं। तो यही जो कैपनुमा आकार का प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाता है, आपका अधिवृक्क ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, यही जो आपका क्या, दोनों किडनी के ऊपर एक कैपनुमा आकार का होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे कहता है कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मेड्यूला अधिवृक्क के ही भाग है। यानी जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला है वो क्या, अधिवृक्क के ही भाग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो अधिवृक्क है यानी एड्रिनल ग्रंथि है, उनके कार्यों को देखेंगे। किसको, उनके कार्य को, किसके कार्य को, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से उसके कार्य को देखते हैं। तो उसका पहला कार्य करता है प्यारे बच्चों, उसका पहला कार्य है तनाव की स्थिति में शरीर को सहायता देना। यानी जब हमारी बॉडी तनाव की स्थिति में आ रहता है, जब तनाव फील करता है, तो उसकी स्थिति में क्या करता है, बॉडी को सहायता प्रदान करता है, यानी तनाव से मुक्त होने की, तनाव से निकलने के लिए। ठीक है, उसका बाद आपका अगला पॉइंट है कि शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखना। यानी हमारी बॉडी में जो शरीर में जो ऊर्जा का स्तर है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। यदि आपका ऊर्जा कम हो गया, आप क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं, फिर वो क्या करता है, ऊर्जा को मुक्त कर दे, यानी ऊर्जा का निर्माण करता है कि नहीं। फिर आप कोई काम करते हैं, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा की खपत हो जाती है, फिर आपको बॉडी ऐसा लगता है, इसको महसूस होता है कि नहीं ऊर्जा की जरूरत, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं, है कि नहीं। उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फिर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो उस ऊर्जा का संतुलन कौन बनाए रखता है प्यारे बच्चों, यही अधिवृक्क बनाए रखता है। ठीक है, आगे कहता है कि पुरुष एवं स्त्रियों के यौन विकास पर भी क्या करता है, ये प्रभाव डालता है। यानी पुरुष और स्त्रियों का जो यौन विकास है, जितने भी अंग है, उन सभी अंगों के विकास को क्या करता है, संतुलित करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है, यानी उस पर प्रभाव भी डालता है। कौन, ये अधिवृक्क। ठीक है, अब आगे कहता है प्यारे बच्चों, अगला कार्य इसका कि रक्तचाप, हृदय गति और श्वसन दर को भी नियंत्रित करना। यानी आपका जो रक्तचाप है, यानी बीपी ब्लड प्रेशर है, उसका हृदय का जो धड़कन है, आपका हृदय की धड़कन दर को, उसका श्वसन दर, यानी आप सांस लेते हैं आराम आराम से, फिर आराम से छोड़ते हैं, एक डर है क्या, उसका एक टाइम पीरियड है कि आप आसानी से लेते हैं, आसानी से छोड़ते हैं। तो कभी ऐसा देखे होंगे प्यारे बच्चों, आप जब कभी रनिंग करेंगे तो रनिंग करने के बाद तुरंत रुकेंगे तो आपको देखेंगे इस तरह से क्या होता है, आपका जो सांस होती है तेजी से अंदर लेती है और तेजी से बाहर जाती है कि नहीं। तो वो क्या हमेशा वैसा ही रहता है क्या, नहीं ना। उसका आपका क्या होता है, हृदय भी, आपका जो हृदय हार्ट है वो क्या होता है, ज्यादा धड़कने लगता है। तो क्या वो हमेशा चलता रहता है क्या, नहीं। तो वो क्या होता है, कभी क्या होता है, एक टाइम के बाद वो क्या होता है, फिर मतलब अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी वो संतुलित हो जाता है। तो इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है प्यारे बच्चों, आपका यही अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अग्न्याशय को देखेंगे। अगला हम लोग का ग्रंथि क्या, अग्न्याशय यानी जो पेनक्रियाज है, उन पेनक्रियाज को देखेंगे। आइए देखते हैं क्या, अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज। कहता है प्यारे बच्चों, अग्न्याशय यानी जो पेनक्रियाज है, वो शरीर का एक महत्वपूर्ण क्या, द्विफंक्शनल अंग है। क्या, द्विफंक्शनल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, जो अग्न्याशय है, ये शरीर की महत्वपूर्ण द्विफंक्शनल अंग है, जो पाचन और हार्मोन, जो क्या, पाचन और हार्मोन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जब हम लोग भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो वो क्या होता है, पाचित होता है, वो पचता है हमारे बॉडी के अंदर। तो उसके पाचन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये अग्न्याशय। और जो हमारे शरीर में क्या हार्मोन का निर्माण होता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है प्यारे बच्चों, तो अग्न्याशय। उसके बाद कहता है
कि ये पेट के पीछे, जो पेट होता है हम लोग का, इसके पीछे स्थित एक ग्रंथि है। ये जो अग्न्याशय क्या है, इसकी स्थिति क्या, पेट के नीचे, पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि है जो भोजन के पाचन और रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर जो होता है, रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी ये जो क्या है आपका अग्न्याशय, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अग्न्याशय क्या है, एक महत्वपूर्ण द्विफंक्शनल अंग है। कौन सा? द्विफंक्शनल। आप इसको ये पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना। आपको पूछेगा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथि है वो द्विफंक्शनल होता है, तो आपको क्या टिक मारना है? अग्न्याशय। ठीक है, ये तो द्विफंक्शनल अंग है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, आपका जो आपका रक्त शर्करा है यानी ब्लड शुगर है, उसको नियंत्रित करता है। यदि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो उसको क्या करता है, वो कम करता है। यदि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा घट गई है तो उसको बढ़ा करके वो क्या करता है, नियंत्रित कर देता है। ठीक है, तो ये सभी कार्य किसका है प्यारे बच्चों? आपका अग्न्याशय का है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अग्न्याशय आप क्या करता है, हम जो भोजन करते हैं, हम लोग जो खाद्य पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं, उसका क्या करता है, पाचन करता है। कौन? ये अग्न्याशय, यानी उसके पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसकी स्थिति को कि वो कहां होता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने दिख रहा होगा ये क्या है, ये अग्न्याशय। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, ये आपका लीवर है, दिख रहा है, लीवर है कि नहीं? ये क्या आपका लीवर है, हम सभी जानते हैं। आपको एक पॉइंट ये भी आता है कि सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो क्या है ये? यकृत, यानी इसे ही यकृत बोला जाता है, यानी इसे ही लीवर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या यही क्या है, ये जो लीवर है, यकृत है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर में। उसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना ये, तो यही आपका क्या है, अग्न्याशय है, यानी पेनक्रियाज है। ठीक है, तो देख लिया उसकी स्थिति कहाँ है, देख लिया ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे है हम लोग का क्या, जो अग्न्याशय है उसके कार्य क्या है। ठीक है, उनके कार्य को देख लेते हैं फटाफट से। अब कहता है प्यारे बच्चों आपका कि अग्न्याशय के कार्य, अग्न्याशय का कार्य है पहला, कहता है कि पाचक एंजाइम्स का निर्माण करता है। यानी ये जो अग्न्याशय है, ये किसका? पाचक एंजाइम्स का क्या करता है, निर्माण करता है। ये निर्माण पाचक एंजाइम्स क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम लोग खाद्य पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं तो उसके पचने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जैसे जठर रस और भी कई तरह की एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। उन सभी एंजाइम्स की जो श्रावण करता है, यानी उसका निर्माण करता है, कौन करता है प्यारे बच्चों? आपका अग्न्याशय करता है। ठीक है, उसका दूसरा कार्य है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है प्यारे बच्चों, है कि नहीं, उसका पाचन में क्या करता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ये पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों ये क्या, कि यह इंसुलिन, किसका? इंसुलिन तथा ग्लूकोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। यानी ये जो अग्न्याशय है वो क्या करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, इंसुलिन का, ग्लूकोजन, इन दोनों टाइप के हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है, यानी उसका निर्माण करता है। कौन? अग्न्याशय। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला पॉइंट है कि इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी आपका जो इंसुलिन हार्मोन है, जिसका स्राव कौन करता है प्यारे बच्चों? अग्न्याशय करता है। वो क्या करता है, जो ब्लड शुगर है, यानी क्या, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, उसके स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी यदि आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ गई हो, शुगर की मात्रा बढ़ गई, तो उसको क्या करेगा, घटा करके उसको मतलब संतुलित करेगा। यदि आपके ब्लड में, आपके रक्त में शुगर की मात्रा घट गई है तो उसको बढ़ा करके वो क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। और ये कार्य कौन करता है प्यारे बच्चों? आपका अग्न्याशय करता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे है प्यारे बच्चों आपका कि इस ग्रंथि में, किसमें? इस ग्रंथि में यानी अग्न्याशय में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे अंडाकार के ठोस समूह होते हैं। क्या होते हैं? अंडाकार के ठोस समूह होते हैं। इन्हें क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। किसको? ये जो अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे अंडाकार ठोस आकार के समूह होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है, यानी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इन द्वीपिकाओं में, यानी जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है, इन द्वीपिकाओं में इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन नामक दो प्रमुख हार्मोन का निर्माण होता है। किसका? दो प्रमुख हार्मोन का निर्माण होता है। दोनों ही हार्मोन शरीर में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके? कार्बोहाइड्रेट जो है, हम लोग जो खाद्य पदार्थ के रूप में जितने भी चीज लेते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट
है कि नहीं। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो उन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, ये लैंगरहैंस की द्वीपिका है, क्योंकि उन्हीं से ही क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का निर्माण होता है कि नहीं। और वो हार्मोन क्या करता है, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एक खाद्य पदार्थ के रूप में, हम लोग भोजन के रूप में, तो उसका क्या करता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला पॉइंट है क्या, कि इंसुलिन की कमी से, किसकी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है। यानी जो इंसुलिन हार्मोन है, यदि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उससे आपको कौन सा रोग होगा प्यारे बच्चों, मधुमेह यानी डायबिटीज जिसको बोला जाता है, यानी शुगर जिसको बोला जाता है कि नहीं। तो डायबिटीज की आपकी रोग कब होगी आपको प्यारे बच्चों, जब आपके शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तब आपको क्या होगा, डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग अब क्या किए, अपने इस ग्रंथि के बारे में, अग्न्याशय के बारे में अच्छे से समझ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी और आप लोगों को क्लास इंटरेस्टेड लग रहा होगा। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं, और आप लोगों को क्लास इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार इस चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग का अगला पॉइंट है, यानी अगला जो ग्रंथि है वो कौन सा, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, कौन सा, वो पैराथायराइड ग्रंथि। कहता है ये थायराइड ग्रंथि के, ये क्या, यानी जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। कहाँ, पीछे स्थित होती है, जो शरीर में कैल्शियम, किसका, कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करता है, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होता है प्यारे बच्चों, वो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसके स्तर को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। यानी आपके बॉडी में कितनी कैल्शियम की आवश्यकता है और कितने फॉस्फेट की आवश्यकता है, उसके स्तर को नियंत्रित कौन करता है, आपका प्यारे बच्चों, यही आपका पैराथायराइड ग्रंथि करता है। यदि आपको कैल्शियम की मात्रा अधिक है आपके अंदर, तो उसके स्तर को कम करके उसको संतुलित कौन करेगा, पैराथायराइड ग्रंथि ही करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है, यही कैल्शियम और फॉस्फेट के मतलब सम्मिलित रूप से हम लोग का क्या होता है, हड्डी का निर्माण होता है। हम लोग का हड्डी और जो दांत होता है प्यारे बच्चों, वो किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। क्या, हड्डी और दांत किससे होता है बना हुआ, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित कौन करता है प्यारे बच्चों, वो पैराथायराइड ग्रंथि करता है। ठीक है, अब आगे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने ये पैराथायराइड ग्रंथि का इमेज दिख रहा होगा। क्या है, ये इमेज है आप लोग के लिए लाया गया, किसका, पैराथायराइड ग्रंथि का। ठीक है, ये देखिए आपके सामने प्यारे बच्चों, ये पहले थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि दिख रहा होगा, कहाँ, यहाँ। ठीक है, अब ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि उसके ठीक पीछे होता है। तो देखिए ये ठीक पीछे है कि नहीं, तो यही क्या कहलाता है आपका प्यारे बच्चों, पैराथायराइड ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक, अब अगला प्यारे बच्चों हम लोग क्या, पैराथायराइड ग्रंथि के मुख्य कार्य, यानी हम लोग जो पैराथायराइड ग्रंथि को देखे, उनके कार्य कौन कौन सा है, उनके मुख्य कार्यों को बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या, पैराथायराइड ग्रंथि के मुख्य कार्य। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि के क्या क्या कार्य है। प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, फर्स्ट कार्य क्या, यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को संतुलित रखता है। पहले भी हम लोग पढ़े है कि नहीं, यानी जो पैराथायराइड ग्रंथि है वह ये क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। दूसरा है प्यारे बच्चों आपका क्या, कि हड्डियों से कैल्शियम निकालकर रक्त में इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग की जो हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की। तो ये जो कैल्शियम है वो हड्डियों से निकालकर रक्त में इसकी मात्रा को नियंत्रित कर देता है। कौन, ये पैराथायराइड ग्रंथि। तीसरा कार्य है प्यारे बच्चों आपका, कि आंतों में, किसमें, जो आंत होती है, आंत दो प्रकार की होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है। ये जो आंत है उसमें कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद आगे है प्यारे बच्चों कि गुर्दों, यानी जिसे हम लोग क्या करते हैं, किडनी कहते हैं। जो हम लोग का गुर्दा है, किडनी है, उसके माध्यम से कैल्शियम उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यानी जो कैल्शियम का जो उत्सर्जन होता है उसको नियंत्रित किसके माध्यम से करता है,
यानी गुर्दों के माध्यम से करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? तो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि करता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले चीजों को देखते हैं। यानी हम लोग का अगला ग्रंथि प्यारे बच्चों आपका क्या? थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। क्या है थाइमस ग्रंथि? कहता है कि ये छाती की हड्डी के पीछे, ये जो छाती है हम लोग का जो चेस्ट है, इसकी हड्डी के पीछे और हृदय के ऊपर, यानी जो हृदय है, हृदय के ऊपर स्थित एक प्रतिरक्षा यानी इम्यून तंत्र, यानी जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है यानी इम्यून सिस्टम है, उससे जुड़ी ग्रंथि है। यानी ये जो थाइमस ग्रंथि है प्यारे बच्चों, वो क्या है आपका? कि आपका जो हम लोग का जो चेस्ट है उसके पीछे और हृदय के ऊपर स्थित एक प्रतिरक्षा यानी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके साथ जुड़ी हुई एक ग्रंथि है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को, किसको? रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने में मदद करती है। यानी हमारे शरीर में जो रोग होता है, उन रोगों के साथ लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करता है? मदद करता है। उस क्षमता को बढ़ाने में मदद करता कौन? यही थाइमस ग्रंथि। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। यानी यदि आपका जो ये थाइमस ग्रंथि अगर आपका कमजोर होगा, कि निश्चित सी बात है आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा, यानी आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमजोर होगा। यानी आपका शरीर में जो रोग होता है, उस रोग से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कमजोर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो ये थाइमस ग्रंथि है वो आपका क्या? वीक है। इसलिए ये ग्रंथि भी आपका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, इसका स्तर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर थाइमस ग्रंथि अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, इम्यून सिस्टम उसका मजबूत होगा, जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या होगा? आपका मजबूत होगा। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी क्या करेगा? उस रोग से लड़ने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इस थाइमस ग्रंथि को देख लेते हैं। ठीक, अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपके सामने ये इमेज दिख रहा होगा, हम आपको इस इमेज के माध्यम से दिखाएंगे जो थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारी चेस्ट है कि नहीं? है कि नहीं? ये हमारी चेस्ट है। तो चेस्ट के क्या होता है प्यारे बच्चों? ये चेस्ट के सामने देखिए आप, क्या है? चेस्ट के पीछे सामने ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यही क्या है प्यारे बच्चों? आपका ये ग्रंथि है। और कौन सा? ये थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? थाइमस ग्रंथि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यह है आपका इमेज के माध्यम से मैंने आपको क्या किया? थाइमस ग्रंथि की स्थिति को दिखा दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे की पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, अब आगे कहता है प्यारे बच्चों आपका कि जो टी कोशिकाएं, कौन सा? टी कोशिकाएं शरीर को संक्रमण और बीमारियों से क्या करता है? बचाती है। जो हमारे शरीर में जो टी कोशिकाएं होती है प्यारे बच्चों, वो हमारी बॉडी को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। ठीक है, यदि आपको पूछ दे, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है शरीर को बीमारियों से बचाता है और संक्रमण से बचाता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्यारे बच्चों? टी कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला पॉइंट है कि ये नवजात शिशु, यानी ये क्या कहने का मतलब है कि आपका जो थाइमस ग्रंथि है प्यारे बच्चों, थाइमस ग्रंथि नवजात शिशुओं यानी जो शिशु का जन्म होता है, जब स्त्री यानी महिला या बच्चे को जन्म देता है, उन नवजात शिशुओं में जीवाणु आदि के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करती है। यानी जो बच्चा पैदा होते हैं उनके शरीर को जीवाणुओं से बचाता है, उनके संक्रमण से शरीर की क्या करता है? वो सुरक्षा करता है। कौन? ये जो आपका कौन सा है? थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे की ग्रंथि को देखते हैं। और ये आपका क्या है? 7वां ग्रंथि है। और ये आपका क्या? ग्रंथि का लास्ट है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि के हम लोग जो प्रकार पढ़ रहे हैं, उसके जो 8 प्रकार होते हैं, परंतु हम लोग प्रमुख रूप से 7 ही प्रकार होते हैं ग्रंथि। उन सभी ग्रंथियों को देखें, उसमें से लास्ट ग्रंथि आपका क्या प्यारे बच्चों? पिनियल ग्रंथि। कौन सा है? पिनियल ग्रंथि। ठीक है, क्या? पिनियल ग्लैंड। कहता है कि यह मस्तिष्क के, तो किसके? मस्तिष्क के बीच में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये कौन सा हम लोग ग्रंथि के प्रकार पढ़ रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार पढ़ रहे हैं। कहता है कि ये जो पिनियल ग्रंथि है, मस्तिष्क के बीच में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन हार्मोन, किसका? मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, जिससे नींद और जागने का जो चक्र है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? नियंत्रित होता है। यानी
आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? यानी कि आपके शरीर में क्या होता है प्यारे बच्चों, यह जो पिनियल ग्रंथि है एक मेलाटोनिन हार्मोन, आपका जो प्यारे बच्चों क्या है, जो पिनियल ग्रंथि है एक मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करता है। और वो मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या है प्यारे बच्चों, कि आपका जो नींद का चक्र है, नींद और जगने का चक्र है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जब आपके शरीर में प्यारे बच्चों मेलाटोनिन हार्मोन की अधिकता होगी, ठीक है, वो क्या होगा, अधिक होगा तो आपको नींद जल्दी आएगी। यदि उसकी कमी हो जाएगी तो आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। और ये जो आपको प्यारे बच्चों मेलाटोनिन हार्मोन है, ये आपका जब आप प्रकाश के अंदर रहेंगे, आप जब रोशनी के अंदर रहेंगे तो इसकी मात्रा, इसका स्रावन जल्दी से नहीं होता है। यानी इसलिए हम लोग देखते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, सोने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कमरे का बत्ती को बुझा देते हैं, है कि नहीं? क्यों? हम लोग ये बात सबको जानते हैं कि हम लोग इसलिए बुझाते हैं कि हम लोग को जल्दी से नींद आ जाए। यदि बत्ती जली हुई रहेगी तो हम लोग को जल्दी से नींद नहीं आएगी। ये बात तो हम लोग को पता है, परंतु हम लोग को ये बात पता नहीं था प्यारे बच्चों कि यदि बत्ती जली हुई रहेगी तो हम लोग को जल्दी नींद क्यों नहीं आएगी, है कि नहीं? ये बात पता था नहीं था, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है, यदि आप किसी रोशनी के अंदर में रहेंगे, आप प्रकाश के अंदर में रहेंगे, तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसका स्राव होना बंद हो जाएगा, यानी कम होगा, जिसके वजह से आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। परंतु जब आप अंधेरे में रहेंगे, आप जब रोशनी से दूर हो जाएंगे, आप अंधेरे में रहेंगे, तब मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन ज्यादा होता है। यदि आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की स्रावन ज्यादा होगा, उसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो आपको जल्दी से नींद आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये है आपका क्या, नींद आने और नहीं आने का कारण। ठीक है, आज से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग जब सोते हैं तो उस टाइम जो अपना कमरे का जो बत्ती है, जो लाइट है, उसको क्यों बुझा देते हैं। ठीक है, हम लोग सबको ही जानते थे कि हम लोग इसलिए बुझाते हैं क्योंकि हम लोग को नींद जल्दी आएगी, अगर जली हुई रहेगी तो नींद नहीं आएगी। परंतु ये बात हम लोग को नहीं पता था कि आखिर जली हुई रहेगी यदि बत्ती तो हम लोग को नींद क्यों नहीं आएगी। तो आज हम लोग जान गए, जाने की नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब आ गया प्यारे बच्चों आपका क्या, ये देखिए पिनियल ग्रंथि, यानी पिनियल ग्रंथि है। ठीक है, ये आपका क्या है, पिनियल ग्रंथि दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहां देख लीजिए, इसी को उठा करके आपका यहां लेकर आया है। ठीक है, मस्तिष्क के नीचे है। ठीक है, मस्तिष्क में है ये पिनियल ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, इसी को यहां से उठा करके यहां कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब कहता है आपका कि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। यह का मतलब क्या है कि आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जब अंधेरा अंधेरा होता है, यानी जब क्या होता है, अंधेरा होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है प्यारे बच्चों, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है। ठीक है, हम पहले आपको बताएं कि जब क्या होता है, अंधेरा होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है। यानी जब अंधेरा होता है तो उस टाइम उसका स्राव तेज हो जाता है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, रोशनी के अंदर रहते हैं, प्रकाश के अंदर, तब उसका स्राव कम होने लगता है कि नहीं? हम पहले ही आप लोगों को बताया। तो कहता है कि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जब अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन का स्राव बढ़ता है, जिससे नींद आती है। यानी जब अंधेरे में रहेंगे तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव ज्यादा होगा, जब उसका स्राव ज्यादा होगा तो नींद जल्दी आ जाएगी, यानी उससे नींद आती है। ठीक है, उसके बाद कहता है, और जब रोशनी होती है, यानी जब प्रकाश होती है, तो इसका जो स्राव है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, हम पहले ही आप लोगों को ये दोनों बात बता दिए। यानी जब हम लोग प्रकाश के अंदर रहेंगे तो इस मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कम हो जाएगा, जिससे हम लोग को जल्दी नींद नहीं आएगी। इसलिए हम लोग जब सोने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो अपने कमरे की बत्ती को, यानी लाइट को बुझा देते हैं। ठीक है, आज समझ में आ गई ये बात ना? इससे पहले शायद कि आप लोगों को पता नहीं था। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहीं पर हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो ग्रंथि का जो सफर था, उस ग्रंथि के सफर को हम लोग क्या कर दिए, पूरा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हार्मोन्स को जानेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोगों को अब तक जो क्लास हुई, तो आप लोगों को बातें अच्छी से समझ में आ रही कि नहीं, आसानी से, और आप लोगों को क्लास इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं। ठीक है, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्लास को, यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने नई सफर का शुरुआत करते हैं, यानी अपने दूसरे टॉपिक्स को देखते हैं। और हम लोग का अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, हार्मोन्स। क्या है, हार्मोन्स है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, क्या है ये, हार्मोन्स। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हार्मोन्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
क्या है ये हार्मोन्स? कहता है हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को यानी अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यानी जो आपका जो हार्मोन्स होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो हमारे शरीर के जो अलग अलग कार्य विभिन्न कार्य उनको नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन हमारे रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक यानी जो हमारी बॉडी है उसके अनेक हिस्सों तक पहुंचते हैं और शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा का निर्माण है कि ना। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। जब हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को भोजन के रूप में अपने अंदर लेते हैं उसका क्या करता है? पाचन करके उसको ऊर्जा में बदलता है, वही क्या कहलाता है? आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं कौन? हार्मोन। तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? हार्मोन की विशेषता है। ठीक है, क्या कि हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है और यह हार्मोन हमारे रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है और शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास और ऊर्जा निर्माण इन सभी चीजों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अपने एक नोट्स को देख लेते हैं। एक नोट लिखा हुआ, ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है ये नोट। ठीक है, नोट कहता है कि जो हार्मोन्स है प्यारे बच्चों, हार्मोन्स का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, यदि आपको पूछ दे आपके एग्जाम्स में या कोई भी आपको पूछ दे कि भाई आपका जो ये हार्मोन होता है ये हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला। दूसरा कहता है कि आपका जो हार्मोन्स है ये किससे बना होता है प्यारे बच्चों? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों आपका VBI ही लगा दीजिए। ठीक है, क्या VBI? ठीक है, क्या कि ये सभी पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यानी VBI है। आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम को पूछ सकता है कि भाई ये जो हार्मोन्स है उसका निर्माण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, उसके बाद यदि आपको पूछ दे कि जो हार्मोन्स है वो किससे बना होता है, तो क्या बोलना आपको? हार्मोन्स प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इनके कार्य को देखते हैं कि जो हार्मोन्स है इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, हार्मोन्स के कार्य को देख लेते हैं। ठीक, क्या है? हार्मोन्स के कार्य कहता है प्यारे बच्चों कि विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी हमारे शरीर में जो विकास होता है और उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? ये हार्मोन्स। उसके बाद सेकेंड है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली। कौन सा? जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये जो हार्मोन्स होता है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली होता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसको क्या करता है? मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? ये आपका हार्मोन्स। यदि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा सही से नहीं स्राव नहीं होगा, आपकी बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा सही से नहीं होगा यानी एक संतुलित नहीं होगा, तो आपका बॉडी में क्या होगा? आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी में जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है वो कमजोर हो जाएगी, जिससे कि आप क्या हो जाएंगे? रोग के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे कहता है प्यारे बच्चों, अगला कार्य है कि हृदय स्पंदन दर, यानी जो हृदय होता है उसका धड़कना, उसका श्वास दर यानी हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ना, उसका दर को आदि पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी हृदय का धड़कता है, उसके बारे में श्वास दर का, इन सभी चीजों का क्या करता है प्यारे बच्चों? नियंत्रित करता है कौन? ये हार्मोन्स। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया इन दोनों का एग्जाम्पल कि किस तरह से इसका स्पंदन ज्यादा हो जाता है, सांस लेना और छोड़ना किस तरह से कब तेजी हो जाता है और कब कैसे कैसे कम होता है, हम पहले ही बता दिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला है प्यारे बच्चों कि अगला कार्य है प्रजनन से जुड़े कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। यानी जो प्रजनन से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, उन सभी कार्यों को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है कौन? ये हार्मोन्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? आगे देखते हैं। आगे है प्यारे बच्चों आपके सामने कि कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन, यानी कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन है। हम लोग 9 से 10 हार्मोन्स को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उन सभी महत्वपूर्ण हार्मोन को एक एक करके बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा है क्या? कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन।
ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक करके उन सभी हार्मोन्स को देख लेते हैं। पहला आपके सामने दिख रहा है प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन हार्मोन। यानी ये जो एंडोक्राइन हार्मोन है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। कहता है कि ये शरीर के एंडोक्राइन ग्रंथियों से निकलते हैं, यानी हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्रंथि है उससे किसका निर्माण होता है, इस एंडोक्राइन हार्मोन का निर्माण होता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथियां आदि, यानी इन ग्रंथियों से क्या होता है, इस हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे है प्यारे बच्चों आपका क्या है, वो एस्ट्रोजन। यानी जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह एक फीमेल यानी महिला हार्मोन है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी हार्मोन है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन, कहता है कि यह एक महिला हार्मोन है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एस्ट्रोजन क्या है, एक महिला हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। जो अंडाशय होता है महिलाओं के अंदर, उसके द्वारा उत्पन्न होता है कौन, ये एस्ट्रोजन। यह है प्रजनन मासिक धर्म चक्र, यानी जो आपका मासिक धर्म चक्र होता है हर महिला के अंदर में, जो मासिक धर्म चक्र होता है, किसी का जो 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है, वो जो आपका चक्र होता है उस चक्र के लिए जिम्मेदार है कौन, ये एस्ट्रोजन। यानी ये एस्ट्रोजन ही है। यदि आपका किसी महिला का मासिक धर्म का चक्र 28 दिन का है, परंतु इसका चक्र यानी उसका मासिक धर्म 28 दिन के अंदर नहीं आता, 28 दिन पर, 30 दिन पर या 32 दिन पर आता है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी डिसऑर्डर हो गया है। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर या एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो गई है या कमी हो गई है, जिसके वजह से आपका जो चक्र 28 दिन का था वो 28 दिन के अंदर न आके 30 दिन 32 दिन का होता है। ठीक है, तो इसकी जो आपका जो प्रजनन है प्यारे बच्चों, मासिक धर्म चक्र है, इसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया है, इसे एस्ट्रोजन को दिया गया है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन को। ठीक है, उसके बाद कहता है इसे नारी विकास, कौन सा, नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, कौन सा, इसे क्या कहा जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से यौनावस्था पर लड़कियों में क्या होता है, स्तनों, किसका, स्तनों, गर्भाशय, योनि आदि का समुचित विकास होता है। यानी जब लड़कियां यौनावस्था में आ जाती है तो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उसका क्या होता है, उसके स्तनों का विकास होता है, उसके गर्भाशय का क्या होता है, विकास होता है, उसके योनि का भी क्या होता है, विकास होता है, यानी समुचित विकास होता है। किसके वजह से, इसी एस्ट्रोजन के वजह से। ठीक है, यदि किसी के अंदर, किसी महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि वो जब यौनावस्था में होगा तो उसके स्तनों का सही से विकास नहीं होगा, उसका जो गर्भाशय होता है उसका सही से विकास नहीं होगा, उसकी योनि का सही से विकास नहीं होगा। इस तरह की समस्या, कठिनाइयां उसके सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये था आपका क्या प्यारे बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन की विशेषता। मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, कौन कौन सा बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या है, एक महिला हार्मोन है। सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। सेकंड कहता है प्यारे बच्चों, ये अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। क्या, ये जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अंडाशय द्वारा। तीसरा है प्यारे बच्चों का आपका कि जो प्रजनन और मासिक धर्म चक्र होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये एस्ट्रोजन होता है। अगला प्यारे बच्चों, इसे नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है, किसको, एस्ट्रोजन को। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, यदि आपको पूछ ले कि यौनावस्था में लड़कियों के स्तनों, गर्भाशय और योनि आदि का समुचित विकास किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो किसका आपको क्या जवाब देना है कि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसे एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा यौनावस्था में लड़कियों के स्तनों, उसके बाद गर्भाशय और योनि का समुचित विकास होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका इस एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर। ठीक है, आपको सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हो सकता है आपको आपके एग्जाम्स में सब्जेक्टिव में पूछ दे कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, उसका वर्णन करें, उसका संक्षिप्त लेख लिखें, कुछ भी बता दें, तो आपको यही चीज लिख देना है। और इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको पहले ही मैंने बता दिया कि ये जो आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, और बहुत मजेदार भी है क्योंकि इस चैप्टर से आपको लगभग आपके बोर्ड एग्जाम्स में 10 नंबर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका 5 से 6 नंबर आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, उसका 4 से 5 नंबर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
इसलिए यदि आप हर सभी पॉइंट को याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। अब अगला प्यारे बच्चों हम लोग क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है प्यारे बच्चों, ये भी एक क्या है, महिला हार्मोन है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्या है आगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहता है यह एक प्रमुख स्त्री हार्मोन है। क्या प्रमुख स्त्री हार्मोन है, जिसका स्राव कार्पस, जो कार्पस लुटियम होता है ना, कार्पस लुटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी एक क्या, प्रमुख स्त्री हार्मोन है, यानी वही महिला हार्मोन है, जिसका जो निर्माण होता है, जिसका स्राव क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्पस लुटियस नामक जो आपका पीली ग्रंथि होता है उसी से होता है। यह शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करने और मासिक चक्र को, किसको, मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी ये जो हार्मोन है प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या करता है, जब कोई महिला गर्भधारण करता है, यानी जब उसका गर्भधारण हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया प्यारे बच्चों, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दिया गया। यदि किसी महिला के अंदर इस तरह की समस्या है कि उसका जल्दी से गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जरूर इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी या अधिकता होगी, इसी में कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा, यानी इसी में कोई कमी आएगी, है कि नहीं। इसी की कमी की वजह से, इसी में कोई समस्याओं की वजह से कोई महिला जल्दी से गर्भधारण नहीं कर पाती है। उसकी जिम्मेवारी किसका है प्यारे बच्चों, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है। और आपका जो मासिक चक्र है इसको भी नियंत्रित कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। यदि आपका मासिक धर्म चक्र 28 दिन के बदले 32 दिन में आता है, या 32 दिन के बदले में 28 दिन में ही आ जाता है, 30 दिन में ही आ जाता है, तो ये आपका कौन करता है, किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट और उपयोगी है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए प्यारे बच्चों, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डेली अपने लाइफ में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। यदि कोई महिला जल्दी से गर्भधारण नहीं कर पाती तो उसको एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और वो इस चीज से घबरा जाती है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, या फिर हमारे पार्टनर के अंदर कमी है, आखिर किसके अंदर कमी है और गर्भधारण क्यों नहीं होता है। इससे वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। यदि आपको इस चीज की नॉलेज होगी तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप सोचेंगे भाई कि कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह से समस्या आई होगी, इस वजह से हमारा गर्भधारण जल्दी से नहीं हो रहा है। इसलिए वो क्या करेगी, अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करा लेगा, उससे जाके अपना चेकअप करा करके अपना आगे की चीजों को देखेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये सभी चीजें क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने अगले की चीजों को देखते हैं। यदि प्यारे बच्चों आप इन सभी चीजों को नहीं जानेंगे, इसलिए हम लोग के अंदर जो है भारत में प्यारे बच्चों, ये जो मृत्यु दर है इस चीज को लेकर, प्रसव के दौरान जब महिलाएं बच्चा को जन्म देती है, उस दौरान बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, और बहुत सारी जो माएँ होती है वो भी डेथ कर जाती है अपने बच्चों को जन्म देने के बाद। क्यों, क्योंकि इन सभी चीजों की हम लोग के अंदर जानकारी की कमी हो जाती है, उनकी कमी की वजह से हम लोग को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप इन सभी चीजों को जान लेंगे तो इतना उसकी पॉसिबिलिटी जो है प्यारे बच्चों मरने की, वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इन चीजों के बारे में सभी चीजों की जानकारी अवश्य ही होना चाहिए, और हम लोग को जागरूक होना चाहिए, इन चीजों को लेकर जागरूकता लोगों के अंदर फैलानी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले चीजों को देखते हैं। अब आगे है प्यारे बच्चों आपको क्या, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन, देखते हैं उसको क्या है ये। आगे क्या है, चौथा हार्मोन है ये, क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। कहता है कि यह प्रसव काल, यानी जब बच्चा को जन्म देता है मां, उसके काल के समय सरोनी मेखला, कौन सा, सरोनी मेखला, यानी पेल्विक जो गर्डल होता है उसके कुल्हे की हड्डी की संधि, यानी जो उस हड्डी की जो जोड़ होता है ना, जो पकड़ होता है, संधि मतलब जोड़, यानी उस हड्डी की, यानी जो आपका कुल्हे की जो हड्डी होती है, सरोनी मेखला होती है, उसके उस कुल्हे की हड्डी की जोड़ को, संधि को फैलाकर तथा संबंधित सभी पेशियों को फैलाकर शिशु जन्म को आसान बनाता है। देख रहे हैं, यानी ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है। जब आपका रिलैक्सिन हार्मोन सही से स्राव नहीं होगा आपके बॉडी में, तो जब कोई महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देगा, जब अपने बच्चे को जन्म देगी, तब क्या होगा, वो उसकी जो पेल्विक गर्डल है, यानी उसकी जो सरोनी मेखला है, और उसकी क्या है, जो आपका जो कुल्हे की हड्डी है, वो सही से नहीं फैल पाएगी। उसकी उस हड्डी की जो जोड़ है, संधि है, उसको वो क्या करेगा, वो सही से दूर नहीं कर पाएगा, उस संधि को तोड़ नहीं पाएगा, और सही से वो क्या होगा, वो हड्डी फैलेगा नहीं, और उससे संबंधित जितने भी जो आपका क्या प्यारे बच्चों पेशियां है, उसको क्या करेगा, जो मांसपेशियां, उसको सही से वो फैला नहीं पाएगा।
जिससे क्या होगा, बच्चे को जन्म देने में बहुत ही कठिनाई होगी, समस्या आएगी, बहुत ही परेशान हो जाएगी, जिससे हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर जिस बच्चे का जन्म हो रहा है उस बच्चे की मौत हो जाए। और हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, इसकी भी संभावना रहती है कि वो जो माँ जब बच्चे को जन्म देता है वो माँ भी अपने जान को क्या करे, गंवा दे, है कि नहीं। तो इससे दोनों तरह की समस्या, दोनों डर उपस्थित रहता है यदि आपका रिलैक्सिन हार्मोन सही से काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है क्या होना चाहिए, परसों काल के समय श्रोणि मेखला जो आपका होता है पेल्विक गडल, उस नामक जो कुल्हे की हड्डी होती है उसकी संधि को क्या करता है, फैला देता है, तथा उससे संबंधित जितने भी पेशियां होती है, जितना भी मांस होता है, गोश्त होता है, जिसका पकड़ होता है, उन सभी चीज को फैला करके क्या करता है, बच्चे के जन्म को आसान बना देता है। ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या होता है, माँ बच्चे को आसानी से जन्म कर दे देती है कि नहीं, और बच्चे भी आसानी से जन्म ले लेता है। ठीक है, यदि आपके अंदर इस रिलैक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो आपके जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती है उसको जन्म में बहुत ही समस्या आ सकती है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग इन चीजों से वाकिफ नहीं होंगे, इन सभी जानकारियों से हम लोग महरूम हो जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपको आगे ऐसी चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए यदि आप क्या करेंगे, इस चीज से जागरूक रहेंगे, इसलिए कोई महिला जब प्रेग्नेंट रहेगी तो उसको इस चीज को वो चेकअप करा सकता है कि आप उसके अंदर जो रिलैक्सिन हार्मोन है उसका स्तर क्या उसका मात्रा सही से है कि नहीं। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगा, जब बच्चे को जन्म दूंगी तो उस टाइम जो जितना रिलैक्सिन हार्मोन चाहिए तो वो उस स्तर का है कि नहीं, उस चीज को जान लेगा। यदि उसके अंदर कमी होगा तो उसको श्रावण करने के लिए जिस चीजों का उपयोगी जो चीजें होता है उन चीज का सेवन करेगा, उस चीज को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जिससे कि जब महिला बच्चे को जन्म देगा वो जन्म क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि यह हार्मोन परसों काल में होने वाली पर्श पीड़ा को भी कम करता है। यानी यह हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ महिला जब बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी से जन्म ही नहीं देगा, उस टाइम जो परसों काल के दौरान जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है उस टाइम जो पीड़ा होती है यानी दर्द होती है, उस दर्द को भी क्या कर देता है, यह हार्मोन कम कर देता है। ठीक है, देख लिया, ये इस हार्मोन की यह है खासियत, यानी यह है विशेषता। इसलिए जितने भी हार्मोन्स है वो सभी हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है हम लोगों के लिए, हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, एक एक करके इन सभी लगभग प्रमुख 3 महिला हार्मोन को देख लिए, जिनकी एक अलग अलग काम है, अलग अलग और महत्वपूर्ण सभी काम है। ठीक है, इसलिए इन सभी हार्मोन्स को आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपके एग्जाम के साथ साथ आपके जीवन में यानी आपके लाइफ में भी काम आए, यानी आपकी जो दिनचर्या होता है उसमें भी काम आ सके। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों आपका क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। 5वां हार्मोन क्या है आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहता है कि ये बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला में क्या होता है, यह हार्मोन महिला में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनती है। क्या होता है, सक्षम बनती है। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान स्तनों के विकास और दूध का उत्पादन में नियंत्रण करता है। यानी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जब महिलाएं बच्चे को जन्म देता है उसके जो स्तन में जो दूध का उत्पादन करता है कौन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है यानी गर्भवती रहती है कि नहीं, उसका जब गर्भ धारण किया हुआ रहता है उस टाइम प्यारे बच्चों क्या करता है, ये हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं के स्तनपान कराने में क्या होता है, सक्षम बनाती है। और ये जो हार्मोन है प्यारे बच्चों महिलाओं में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ना उसके द्वारा उत्पन्न होता है। कौन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों आपका महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनती है, यानी महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम बनती है। ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके स्तनों में जल्दी दूध का उत्पादन नहीं होगा और वो अपने बच्चे को आसानी से अच्छे स्तर पर उस चीज को यानी अपने स्तन के दूध को वो नहीं पिला पाएगा, जिससे बच्चों का जो देखरेख का जो भोजन होता है वो भोजन उसको उस स्थिति में सही स्तर से नहीं मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, बच्चे की सेहत में हानि यानी समस्या भी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है प्यारे बच्चों, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब महिलाएं गर्भावस्था के में होती है उसमें स्तनों के विकास और दूध का उत्पादन करता है, यानी जब महिलाएं गर्भवती रहता है यानी प्रेग्नेंट रहता है उस टाइम महिलाओं के जो स्तन होते हैं उसका विकास कराता है और उसमें दूध उत्पादन को
क्या करता है, वो उत्पादित करता है, ठीक है, उसमें नियंत्रण करता है। ठीक, कौन ये नियंत्रित कौन रखता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी हार्मोन, है कि नहीं। इसलिए जब आप क्या करेंगे, इन सभी हार्मोन्स को जान लेंगे, इससे परिचित होंगे ना, आपके लिए बहुत ही चीजें जीवन में बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो होम साइंस का सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी है। और क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग जो जीवन में करते हैं, अपने दिनचर्या में करते हैं, अपने घर में जो करते हैं, हम लोग की जिंदगी में जो चीजें सामने आती है, उन सभी चीजों का ही सारा उसी का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने अगले की चीजों को देखते हैं। तो आप लोग देख लिए कि आपका क्या, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोलैक्टिक हार्मोन, ये सभी 4 हार्मोन महिलाओं के लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सभी चीजें ओपनली अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। हमारा ये ओपनली समझाने का मतलब ये है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से जान सकें। यदि आपको हम ओपनली नहीं समझाएंगे तो आप इस चीज को जानने के लिए क्या हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि मैं आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से सरल शब्दों में, गुड वे में आपको क्या करें, सभी चीजें खोल के खुल के बताऊं, जिससे कि आपको क्या हो सके, इस चीज को जान के जागरूक बन सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले चीजों को देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। छठा अगला क्या हम लोग का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्यारे बच्चों एक पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है प्यारे बच्चों आपका, ये टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है। कौन सा, ये पुरुष हार्मोन है, जो पुरुषों में यौन विकास और उत्तेजना को, किसको, यौन का जो विकास होता है, जो उत्तेजना होता है, उसको नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों के विकास, हड्डियों के स्वास्थ्य विकास और बालों की वृद्धि के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है प्यारे बच्चों, बेसिकली ये क्या है, एक पुरुष हार्मोन है, जो क्या करता है, पुरुषों के जो यौन विकास और उसकी जो उत्तेजना है उसको नियंत्रित करता है। और इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका जो मांसपेशियां है उसके विकास, हड्डियों के विकास और बाल जो होते हैं, हम लोग की जो बाल होता है, उन बालों की वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कौन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब आगे प्यारे बच्चों कौन सा, इंसुलिन। कौन सा है, ये इंसुलिन है। कहता है कि इंसुलिन यानी ये हार्मोन पेनक्रियाज, हमने आप लोग को पहले ही बताया, पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलता है। यानी जो इंसुलिन है पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलता है, और शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी कमी से, यानी इंसुलिन की कमी से, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो इंसुलिन है ये किसके द्वारा स्रावित होता है प्यारे बच्चों, तो पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय के द्वारा होता है। और ये किसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जो शर्करा का जो मात्रा का जो स्तर है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से यानी इंसुलिन की कमी से प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा, मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे। और हम लोग का अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, यानी अगला हार्मोन है वो 8वां नंबर है, वो 8वां नंबर हार्मोन क्या है, थायराइड हार्मोन। ठीक है, क्या है, थायराइड हार्मोन। आइए देखते हैं क्या है ये हार्मोन। कहता है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी ये जो थायराइड हार्मोन है प्यारे बच्चों, थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है, यानी उसका श्रावण होता है, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि मेटाबॉलिज्म वो होता है जो हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को जो भोजन के रूप में अंदर में लेते हैं, उसका पाचन कर ऊर्जा का निर्माण करना। तो इसको नियंत्रित कौन करता है प्यारे बच्चों, आपका ये थायराइड हार्मोन करता है। ठीक है, यदि आपको पूछे कि जो थायराइड हार्मोन है, इसका जो स्रावन होता है, इसका उत्पन्न कहां से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से जो होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे। अब हम लोग का अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, 9वां नंबर हार्मोन है, और देखते हैं क्या वो, क्या, सेरोटोनिन हार्मोन। कौन सा, सेरोटोनिन हार्मोन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि यह एक मनोदशा बढ़ाने, ये जो मनोदशा होता है आदमी का, उसको बढ़ाने वाला प्रभावी हार्मोन है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य का जो मनोदशा होता है, उसको बढ़ाने वाला एक प्रभावी हार्मोन है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर में, किसमें, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे खुशी, मूड और मानसिक संतुलन से, किससे, मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ हार्मोन माना जाता है। यानी जो इस हार्मोन को, ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है, इसे खुशी हार्मोन कहा जाता है, मूड हार्मोन भी कहा जाता है। यानी
जब आप क्या करते हैं, हंसते हैं प्यारे बच्चों, तो वो कार्य किसका है, इसी सेरोटोनिन हार्मोन का है कि नहीं। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका जब आप मूड में आते हैं यानी गुस्से में आते हैं, आपका कोई आपको आपका अब्बा या अम्मी या भाई बहन कोई भी आपको क्या कहा, कुछ बात कह दिया, तो आप क्या करते हैं, पूरा गुस्से में आते, गुस्से में लाल हो जाते हैं कि नहीं। तो क्या ये वो गुस्सा हमेशा के लिए आपका रहता है क्या, नहीं रहता है। तो वो किसका काम है प्यारे बच्चों, ये सेरोटोनिन हार्मोन का ही काम है। अब कोई आदमी क्या है कि कुछ कोई आपको क्या, आपका अम्मी अब्बा या दादा दादी या नाना ने क्या आपको कोई कहानी सुना रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या है, आपको हंसी आ रही है, आप हंसना शुरू कर दे, तो क्या वो हंसना आप हमेशा ही हंसते हैं क्या, नहीं ना, वो कम भी हो जाता है कि नहीं। एक समय के बाद वो अपने पहले के स्तर में आ जाता है, पूर्व अवस्था में। तो वो काम किसका है प्यारे बच्चों, ये सेरोटोनिन हार्मोन का है। ठीक है, अब आ गया प्यारे बच्चों हम लोग का अगला हार्मोन क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन यानी एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन हार्मोन क्या होता है इसको जानते हैं। कहता है कि यह हार्मोन तनाव या आपात स्थिति में शरीर को क्या करता है प्यारे बच्चों, फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यानी जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये क्या करता है, आपात स्थिति में यानी जब इमरजेंसी में का कोई काम होता है उस स्थिति में क्या करता है, फ्लाइट यानी त्वरित प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यानी मान लिया आप क्या करते हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं, क्योंकि आज का तो दौर ही है, सभी बच्चे क्या करते हैं, मतलब चलेगा भी वो रास्ते में तो क्या करेगा, मोबाइल देखेगा। तो क्या है कि आप मोबाइल देखते हुए रास्ता से गुजर रहे हैं और उधर से क्या हुआ, गाड़ी का हॉर्न बजा। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा, इमरजेंसी आपातकाल, वो तुरंत निर्णय ले लिया कि भाई हमको क्या करना होगा, साइड होना होगा, और वो क्या करता है, तुरंत साइड हो जाता है। ठीक इसी तरह से मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि आप क्या करें, मान लिया आपकी अम्मी क्या करते हैं, ताबे में रोटी बना रही है, या आपकी बहन या फिर आप खुद क्या कर रहे हैं, ताबे में रोटी बना रहे हैं। तो आपका क्या हो कि आपका जो उंगली है ताबे, गर्म ताबे में लग गई। तो अब उस टाइम क्या होता है, इमरजेंसी में, आपात स्थिति में आपका ये जो सेरोटोनिन यानी जो एड्रेनालिन हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन उसका सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वो तुरंत कहता है कि आप जो है उंगली वहां से फटाक से हटाइए, यानी पीछे खींचिए, और तुरंत क्या करता है, आप हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये कार्य किसका है प्यारे बच्चों, इसी एड्रेनालिन हार्मोन का। ठीक है, समझ गए। तो मैंने आपको क्या किया प्यारे बच्चों, एक एक करके इसी तरह से बारी बारी से इन सभी महत्वपूर्ण हार्मोन्स को, सभी 10 महत्वपूर्ण हार्मोन्स को बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें अच्छी से समझ में आई होगी आसानी से, और आप लोगों को क्लास इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे है प्यारे बच्चों का क्या, जनन ग्रंथियां। क्या है, जनन ग्रंथियां। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है जनन ग्रंथियां। कहता है प्यारे बच्चों आपका कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में, यानी जो पुरुष और स्त्री होता है दोनों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के हार्मोन जनन ग्रंथियों में बनते हैं। किसमें बनते हैं, जनन ग्रंथियों में बनते हैं। पुरुष और जो महिला है दोनों में क्या अलग अलग हार्मोन किसमें बनता है प्यारे बच्चों, जनन ग्रंथियों में बनते हैं। इनका प्रमुख कार्य, यानी जो इनका प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, जननांगों की वृद्धि एवं विकास करना। जो जनन अंग होते हैं हम लोग का, है कि नहीं, जैसा शुक्राणु, अंडाणु, है कि नहीं, स्तन, इस तरह के जितने भी क्या होते हैं जनन अंग होते हैं हम लोग का, महिला मतलब पुरुष और महिला दोनों का, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी का क्या होता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, और उसमें क्या होता है, विकास करना किसका काम होता है, इन सभी हार्मोन्स का होता है। उसके बाद लैंगिक लक्षणों का विकास, लैंगिक लक्षणों का विकास करना, तथा जनन क्रियाओं, जो जनन क्रिया होती है उन जनन क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। किसका, इन जनन ग्रंथियों का। ठीक है, जनन ग्रंथियों का मतलब होता है प्यारा बच्चों, पुरुष और स्त्रियों में दोनों में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण होता है कि नहीं। और उन ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, जो हम लोग का क्या होता है, जनन अंग होते हैं, यानी इसका प्रमुख कार्य जनन अंग होते हैं। उन जनन अंगों की, उन जनन अंगों में क्या, उन जननांगों में वृद्धि करना, उसका विकास करना, है कि नहीं। इन सभी का कार्य क्या होता है, इन ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इन सभी टॉपिक्स को देख लिए। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, और वो बचा हुआ क्या आप लोग का महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे इस क्लास में। यानी हम लोग जो ये चैप्टर का क्लास किए, इस चैप्टर का थ्योरी अध्ययन किए, इसमें जितने भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनट में हम लोग का क्लास समाप्त होने वाला है।
पर बच्चों हमने इस क्लास को इसलिए लंबा खींचा, इसलिए बड़ा कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने इन सभी पूरे चैप्टर्स को एक ही क्लास में समेट लिया। यदि हम लोग क्या करते इसको 2 पार्ट में लाते तो हो सकता है आप लोगों को यह चीज बोर लग जाता। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चाहे थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा टाइम ज्यादा ही लग जाए, परंतु उस पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में समेट लिया जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने चीजों को देखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी सम इंपोर्टेंस लाइन। ठीक है, कहता है पहला बिंदु है प्यारे बच्चों हम लोग का क्या कि जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा पूरे शरीर की क्रिया नियमित की जाती है। यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि क्या करता है, शरीर की सभी क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है आपका कि वृक्क की न्यूनतम इकाई, ये जो वृक्क होता है उसकी न्यूनतम इकाई क्या होता है प्यारा बच्चों, इसकी न्यूनतम इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है। ये सभी जो बिंदु होगा प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीवीआई पॉइंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आपके इस चैप्टर से जितने भी पॉइंट पूछेंगे लगभग इसमें से ही पूछा जाएगा, और कुछ चीजें जो अंदर की है। ठीक है, लेकिन इन सभी पॉइंट को क्या करना आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि सभी पॉइंट क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वृक्क की न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखना है। उसके बाद कहता है कि तंत्रिका कोशिका, क्या तंत्रिका कोशिका की न्यूनतम इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। यानी जो तंत्रिका कोशिका है उसकी न्यूनतम इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, जबकि वृक्क की न्यूनतम इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वृक्क की न्यूनतम इकाई पूछे तो आपको नेफ्रॉन जवाब देना है, यदि तंत्रिका कोशिका का न्यूनतम इकाई पूछे तो आपको न्यूरॉन जवाब देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक, आगे कहता है प्यारे बच्चों कि तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या, मस्तिष्क होता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र है हमारे अंदर, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग किसको माना जाता है, मस्तिष्क को माना जाता है, यानी ब्रेन को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला पॉइंट है एक वयस्क मस्तिष्क का, इसका एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना 1.36 किलोग्राम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सभी पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछा जाए यदि आपका क्वेश्चन में, आपको ऑब्जेक्टिव में, आपके एग्जाम्स में कि एक वयस्क मस्तिष्क जो होता है, एक वयस्क आदमी होता है, उसका मस्तिष्क का भार क्या होता है, तो 1.36 किलोग्राम आपको जवाब देना है। ठीक है, यानी 1 केजी 350 ग्राम मान के चलिए अप्रोक्स, यानी 400 ग्राम ही मान लीजिए अप्रोक्स। 1 केजी 400 ग्राम एक वयस्क मस्तिष्क का भार होता है, नहीं उसका वेट होता है, उसका वजन होता है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यानी मनुष्य की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। ठीक, उसके बाद आगे कहता है प्यारे बच्चों शरीर में आयोडीन की कमी से, यानी शरीर में आयोडीन का नियंत्रण थायरोक्सिन हार्मोन करता है। यानी हमारी बॉडी में आयोडीन का नियंत्रण करता है प्यारे बच्चों, तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, उसका बाद आपका अगला पॉइंट है कि अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सा है, मिश्रित ग्रंथि। यदि आपको पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है, तो आपको क्या ऑप्शन मारना है, क्या मारना है, आपका अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे है प्यारे बच्चों आपका क्या कि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है। यानी आपका जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो क्या करता है, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी मान लिया आपका हड्डी का विकास हो रहा है, अब पता चला कि वो हड्डी, हाथ की हड्डी वो बढ़ते जा रहा है, यानी मनुष्य से ज्यादा हाथ की हड्डी की लंबाई होगी, तो क्या ये तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो इसका नियंत्रण कौन करता है प्यारे बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, उसका कहता है प्यारे बच्चों कि यकृत, आपका क्या, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो यकृत है यानी लीवर, वो मनुष्य की यानी मानव शरीर का क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, यकृत को मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। ठीक है, यदि आपको पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, तो क्या बताएंगे, यकृत। ठीक है, ये देखिए क्या, यकृत। अगला प्यारे बच्चों आपका कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन, कौन सा, जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है। यानी जो एड्रिनलिन ग्रंथि है
उसके द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक, अब आगे है कि थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, वो क्या करता है, आपका जो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है। पता चला आप जब रनिंग करते हो उसके बाद जब रुकते हैं आपका हृदय की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है। अब क्या उसी तरह से वो धड़कते रहेगा क्या? नहीं ना, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपका कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब आगे है आपका क्या, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपका कि विटामिन डी, यानी कौन सा? विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से प्यारे बच्चों का क्या होता है? बाल्यावस्था में रिकेट्स नामक रोग होता है। आपको याद रखना है, यदि आपको पूछे तो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, आपको यह चीज भी याद रखना है। अगला है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा में क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। यानी जो सूर्य की किरण पड़ता है उसमें पराबैंगनी किरणों से हमारे जो त्वचा में क्या होता है प्यारे बच्चों? विटामिन डी का निर्माण होता है, क्योंकि यह विटामिन शरीर में ही बनकर रक्त में फैल जाता है। और यह विटामिन डी जो क्या होता है, शरीर में ही बनकर रक्त में फैल जाता है, अतः इसे हार्मोन भी माना जाता है। इसे क्या? हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे प्यारे बच्चों आपका अगला और लास्ट पॉइंट है इस महत्वपूर्ण बिंदु का, और वो क्या आपके सामने दिख रहा है, कहता है कि शरीर में मुख्यतः 8 कितना? 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। यानी हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसमें मुख्यतः 8 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जो हम लोगों ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उन सभी ग्रंथियों को देख लिया, उनके बारे में पढ़ लिया, यानी उनको जान लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि हम लोग की क्लास का क्या हो गया? एंड हो गया। आप लोगों के सामने दिख रहा है ये क्या? द एंड। ठीक है, क्या? द एंड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि आज का जो हम लोग का होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर, यानी जो आपका शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतःस्रावी प्रणाली का पहला चैप्टर था होम साइंस का, उन सभी का थ्योरी का अध्ययन को हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी चीजें आसानी से सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझ में आई होगी और आप लोगों को क्लास इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग से लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो अब तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बात रही प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो पढ़ाई हो रही है, इस तरह की जो थ्योरी का अध्ययन कराया जा रहा है, उसके बाद ठीक इसी तरह से सब्जेक्टिव का क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। तो इस तरह से सभी चैप्टर का एक प्रोसेस वाइज, स्टेप बाय स्टेप सभी का क्लास, सभी का नोट्स, पीडीएफ वगैरह जितने भी फैसिलिटीज है, जितने भी फीचर्स है, वो सभी कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हम लोग का एक सफल एकेडमी ऐप है। क्या है? सफल एकेडमी ऐप। ठीक है, सफल एकेडमी, ये हम लोग का क्या प्यारे बच्चों? सफल एकेडमी ऐप है। आप क्या करेंगे, इस ऐप के साथ, इस ऐप में जोड़ के, इस ऐप के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग के साथ आप क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं, और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मल से आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में जाके आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? सर्च करना है सफल एकेडमी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।